अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? खैरियत से हैं? अच्छा भाई देखिए, थोड़ी सी क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा फॉलो करना है आप लोगों को सबको। कि 10 मिनट का टाइम होता है, बहुत होता है नमाज के लिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर नमाज लेट हो रही है तो आप जो है ना जल्दी से पढ़ के, मतलब जितना टाइम नहीं लगता, अगर आप 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ के जल्दी से आ जाएं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप जल्दी से पढ़ के ना फौरन ऊपर आ जाया करें, ठीक है भाई? और वैसे देखें, अभी ज़्यादातर लोग ना अब जो आ रहे हैं ना, ये नमाज नहीं, ये बाहर से ही लेट आ रहे होंगे, ठीक है? तो कोशिश करके जल्दी पहुंच जाया करें क्लास में। और थोड़ा सा भाई तरीके से हमें चलना है, हर चीज़ को लेके क्लास में आए तो कार्ड पहन के आए। दूसरा जो कि फर्स्ट डे भी वाजिद भाई ने बताया था कि यार ये जो सारी मतलब ये इन्वायरमेंट आपको दिया गया है तो इसको ख़राब करने से बचें, ठीक है? चेयर का बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें। आपको पता है कि फोल्डिंग वाली चेयर है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा अगर इस्तेमाल करें तो ख़राब हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि पैर आगे वाले की सीट पे रख के बैठते हैं, तो इसका भी थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि 2 घंटे की बात है, इतनी ज़्यादा देर की बात नहीं है कि आपकी टांगे थक जाए या कुछ हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सीट्स है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से हर कोई बैठ सकता है। 2 घंटे क्या, उससे भी ज़्यादा बैठ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो इस चीज़ को ज़रा देखा करें और थोड़ा सफाई वगैरह का भी ख्याल करा करें, ठीक है भाई? और कोई भी चीज़ हो ना भाई, यहाँ पे अगर आपको मतलब स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन ऑन नहीं है, एसी ऑन नहीं है, या कोई भी मसला है, तो आप बाहर रिसेप्शन पे जाके बोल देंगे, वो आके खुद आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, उस चीज़ को ऑन करेंगे और आपका मसला सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, तो अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो छुट्टी वगैरह करता है किसी भी वजह से, तो मुझे भी अभी पहली क्लास हुई थी तो 3-4 लोगों के मैसेज आ गए कि हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो मैं खुद परेशान है, अभी तो क्लास ही पहली हुई है स्टार्ट, अभी से छुट्टियों पे। एक तो लड़का था बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, वो आया, उसको मैंने बोला था यार आ जाना हिम्मत करके, कि पिक्चर भी भेजी थी उसने, लेकिन पिक्चर में लग तो नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा है। मैंने कहा आ तो सकता है यार, आ जाना भाई। मैंने कहा नुकसान हो, देखें इसमें पता है क्या होता है कि एक तो आपका एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे हो किसी का, तो वो आपका नुकसान हो गया, ठीक है भाई? और फिर आप यहाँ की छुट्टी कर रहे हैं ना, समझिए कि आप अब आप ना अपने 2 नुकसान कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये एक नुकसान हो गया, एक कर लें, दूसरा नुकसान नहीं होने दें, क्योंकि छुट्टी करना है ना, मैं ये समझता हूँ उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान है। तो जितना आपको फायदा होगा ना यहाँ पे आके इस कोर्स को कंप्लीट करके, आप सोच भी नहीं सकते। आपको खुद आगे जाके याद आएंगे ये दिन के यार वाकई सही बात थी कि यार हमें इससे फायदा हुआ है और आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। तो जल्दी आइएगा भाई, आइंदा बैठे जल्दी से सब, ठीक है? अच्छा अब थोड़ा सा भाई असाइनमेंट्स की तरफ हम चलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक क्लासरूम ज्वाइन ही नहीं किया है? हमारे पास तकरीबन 96 लोग आ रहे हैं, जबकि इस क्लास में 120 या 130 के करीब लोग हैं। क्यों नहीं किया भाई? कर लो जल्दी जल्दी। कोई ऐसा तो नहीं जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? जब भी तो इतने सारे क्यों भाई? आज क्यों आ रहा हो आप लोग? पहली क्लास ही नहीं ली जो कि इतनी इंपॉर्टेंट थी। वही वाली बात थी ना, फर्स्ट इम्प्रेशन। आप यकीन करें, मैं मंडे वाले दिन ना इतना बिजी था, मेरा बड़ा मुश्किल हो रहा था आना ना, इमरजेंसी थी एक तो, लेकिन फिर वही वाली चीज़ जहन में आ गई मेरी, फर्स्ट इम्प्रेशन वाली। तो अब देखें आप लोग इतने सारे लोग हैं जो आ जाएं, तो भाई देखें इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान छुट्टी का है, हमारी सबसे ज़्यादा नुकसान ये मैं आपको बता दूं। अच्छा चेयर नहीं है तो भाई यहाँ बाहर से जाके ले आएं और लगा लें, पूछ के लाइएगा, रिसेप्शन वगैरह पे बोल दिया कि चेयर चाहिए बैठने के लिए, तो फिर वो आपको दे देंगे। तो भाई सबसे बड़ा नुकसान क्या है? छुट्टी करना, ठीक है भाई? अभी ये रिकॉर्डेड भी देखें, आज मैंने रिकॉर्डिंग शुरू तो कर दी आज, लेकिन सुबह ही हमारी बात हुई थी कि हो सकता था कैंसिल कर दें, लेकिन फिर भी अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इससे वो बात नहीं आती फिर जो क्लास में आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करके, और अगर छुट्टी के देखें मैसेज हो भी ना आपके, यार मैं जा रहा हूँ लीव पे, तो मुझे नहीं करा करें, मेरे हाथ में तो क्योंकि कुछ है नहीं भाई। मैं तो जाहिर सी बात है देखें आपके साथ ही सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ के आता हूँ, इस टाइम में आपको पढ़ाता हूँ और चले आता हूँ। जो भी छुट्टी वगैरह मैनेज करने का काम है वो मैनेजमेंट का है।
अगर आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप प्रूफ लेके आए रिसेप्शन पे, जमा करवाएं कि भाई ये मेरी छुट्टी, इस वजह से मैंने छुट्टी करनी है। तो ये तरीका है। मुझे मैसेज करने के फायदा तो होगा नहीं, अब मैं क्या आपकी लीव लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा, तो कुछ पता ही नहीं है ना भाई, फायदा ही नहीं है। तो अगर इस तरह कुछ हो इमरजेंसी, वैसे तो मैंने बता दिया कि छुट्टी भाई नहीं चलेगी बिल्कुल भी, ठीक है भाई। तो अगर हो भी कोई इमरजेंसी तो फिर आप मैनेजमेंट को फौरन से इन्फॉर्म करेंगे, तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो जिन लोगों ने क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, ये कोड देख लें क्लासरूम का और फिर ज्वाइन कर लें इसको ना। और जो भी अच्छा, जो भी अपडेट होगी, मतलब क्लास का कोई कोड शेयर करना होगा, कोई असाइनमेंट आपको मिलेगा, तो वो सारा जो है ना गूगल क्लासरूम पे मिलेगा। अच्छा, आप सब लोगों ने यूज किया तो कोई इतना मुश्किल तो नहीं लगा होगा, काफी लोगों ने तो पहले भी किया होगा यूज इसको, तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम भी यूज किया होगा तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। जिस तरह आप नॉर्मल आप फेसबुक यूज करते हैं तो उसी तरह से आप इसको भी आराम से यूज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये नोट कर लें। अच्छा, इसके अलावा पहला असाइनमेंट मैंने दिया था आपको HTML का, तो जो कि देखें थोड़ा सा लिखा हुआ मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान ही है। अगर आप देखें, वो मैंने आपको बताया हर क्लास में, देखिए मैं आपको बताता भी हूँ कि ये असाइनमेंट है। तो भाई ये लिखने का मकसद ये है कि आपको याद रहे, वरना अगर मैं लिखता भी नहीं, सिर्फ मैं HTML असाइनमेंट 1 लिख के अपलोड कर देता तो भी आपको पता था कि भाई क्या करना है, ऐसा ही है। तो यही बात है कि क्लास में आएंगे और थोड़ा सा फोकस रख के सुनेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये भी होता है काफी जगहों पे, ये मेरे साथ भी होता है, कभी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही हो ना और जहन जरा भी इधर उधर निकल जाए तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी चीजें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। तो यही चीज क्लास में भी होती है कि कहीं अगर हमारा जहन चला गया या हमें नींद आ गई या किसी से बात में लग गए या मोबाइल निकाल के शुरू हो गए, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर जो बात बताई जा रही होती है वो आपकी रह जाती है और फिर आप नुकसान करते हैं अपना। तो एक और रूल याद रख लें भाई, क्लासरूम में कोई भी क्लास में हमारी मोबाइल यूज नहीं करे भाई, मोबाइल साइलेंट कर दिया करें, बिल्कुल मोबाइल जेब में रखा करें, बाहर ना निकले मोबाइल, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 घंटे की बात है, कोई इतनी ज्यादा देर की बात नहीं है, 2 घंटे हैं आपके, आप दे सकते हैं बगैर मोबाइल के भी, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। तो अच्छा, असाइनमेंट्स अगर हम देखें तो देखें 74 लोग हैं जिन्होंने जमा करवा दिया है और 23 लोग हैं जिन्होंने अभी भी नहीं करवाया। तो मुझे बताएं कि क्या वजह है, क्या मसले हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट क्लासरूम ज्वाइन कर लिया और है फर्स्ट क्लास, तो 23 लोगों की फर्स्ट क्लास है क्या? किसने जमा नहीं करवाया जो फर्स्ट क्लास में आया था? फिर भी क्यों नहीं करवाया भाई? देखें ये वाले बहाने लाएंगे ना, ये वाले इश्यूज लाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक पता नहीं एक और मुझे मैसेज भी आया था 1-2 व्हाट्सएप पे, यार ये क्या लिखा है समझा दें। अरे क्या समझाऊं, अब मैं क्लास में जबकि समझा के गया, क्लासरूम ज्वाइन करना नहीं आ रहा, क्लासरूम का लिंक खोला है ओपन नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं इसको कैसे हम करें भाई? तो इतना तो आप सब मतलब हैं काबिल कि यार ये छोटी मोटी चीजें खुद से कर सकते हैं आप। मतलब देखिए सारी हमारी पूरी क्लास में सारे माशाल्लाह सीनियर लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि यार छोटे बच्चे बैठे हुए हो, ठीक है भाई। तो अच्छा, सवाल आ गए हमारी क्लास में, आज जो मैं बता रहा था आपको लास्ट क्लास में इसने मिस कर दी थी, तो सवाल थोड़ा अपना इंट्रो करवा दो। अच्छा, बैच 9 है ना, बल्कि तुम्हारा तो बैच 9 में अभी भी पढ़ रहा है, जावास्क्रिप्ट इनकी कंप्लीट हो गई है। तो सवाल जो है ना आप सबकी हेल्प करेगा, असाइनमेंट्स वगैरह देखेगा और जो भी आपने कोई चीज पूछनी हो तो सब बताएगा। सवाल थोड़ा सा इंट्रो करवाओ अपना और फिर बैठ जाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्वाले है, मोहम्मद स्वाले है। मैं रिसर्च बॉस का स्टूडेंट हूँ, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का, और बैच 9 का स्टूडेंट हूँ मैं। हमारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू होगी। तो मैं भी अभी सर से पढ़ रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मुझे सर ने कहा था कि आप आओ
और जो नए बैच जो आ रहा है उनको जरा बताओ अगर उनके कोई इश्यूज आते हैं असाइनमेंट सबमिट कराने में या आपके जो भी क्यूरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो बैकग्राउंड बताओ कौन से क्लास में पढ़ रहा हो, कौन से पेपर होने वाले हैं अभी। वो व्हाट्सएप में मैं ऐड कर दूंगा तो फिर वहां से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग का, मेरा कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है। जितना भी मैंने HTML CSS जो सीखे है वो सब सर से ही सीखी है। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, तो साले हमारे साथ होगा और एक और स्टूडेंट है हमारे, वो भी आ जाएंगे, वो भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इन लोगों को भाई बुलाने का मकसद ये है कि यार माशाल्लाह से क्लास में मोस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है ये। ठीक है भाई, जिसमें जो भी असाइनमेंट्स मिलता है तो उससे कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज बनाई है हमेशा से ना। तो इस वजह से भाई मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी कनेक्ट हो जाएंगे और हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। वरना ऐसा कोई देखा ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं लगता है कि यार कि इससे थोड़ा और फायदा होगा आप लोगों को ना। ठीक है भाई, तो बस असाइनमेंट टाइम पे जमा करवा दिया करें। ठीक है, जो भी असाइनमेंट दिया जाए, पीछे रह जाएंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको। जो भी क्लास चल रही है साथ साथ रहें, बल्कि क्लास के साथ साथ भी नहीं, क्लास से 2 स्टेप आगे रहें आप। क्या भी अगर हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है तो आप तीसरा चौथा जो है ना वो खुद से देख के आ गए। तो इस तरह से अगर चलेंगे तो फिर बहुत फायदा होगा। ठीक है भाई। अच्छा, आज मैंने बोला था कि भाई हम जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो स्टार्ट कर देंगे, जो कि एक कोड एडिटर है। सबने डाउनलोड कर लिया था अपने पास? जी, ऑन नहीं हो रहा क्या? कौन सी विंडोज है आपकी? 7 का जमाना गया ना अब। अच्छा, 7 में ये देखिए मसला आता है थोड़ा सा ना, तो फिर इसको थोड़ा ओल्ड वर्जन करो आप डाउनलोड। पिछले बैच में भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ कि 7 वालों को इशू आ रहा था। तो अगर आपके पास नहीं चल रहा तो फिर आप एक काम करो, नोटपैड प्लस कर लो, ठीक है, या सबलाइम कर लो। इनमें से कोई कर लो तो हो सकता है वो चल जाए। या अगर कोई इसका गूगल पे सर्च करके कोई ऐसा वर्जन ढूंढोगे ना, लोगों ने बताया वो होता है, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसको डाउनलोड करना भाई देखिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखें अच्छा, तो और कौन कौन ऐसा है जो विंडोज 7 यूज कर रहा है अभी भी? देखिए 2-4 लोग हैं जो कर रहे हैं ना। तो अगर आपके पास जो आपका लैपटॉप है तो उसमें आप विंडो 10 कर सकते हैं तो कर लें, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो फिर यही वाली चीज है कि अगर VS कोड नहीं चल रहा तो उसका ओल्ड वर्जन कोई उठा के देखें, चला के। नहीं तो फिर सबलाइम करके एक है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, या फिर नोटपैड प्लस करके है। ठीक है, तो ये दोनों देख लिएगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है आपके पास चल जाए। बाकी विंडोज 10 वाले जो है और 11 वाले जो है ये तो सही है, VS कोड ही बेस्ट है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से डाउनलोड हुआ है पहले से ही, तो मुझे मेरे ख्याल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ इसमें हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, यहीं पर इसके होम पेज पर आए, इस वेबसाइट के विजुअल स्टूडियो, अच्छा इसका लिंक जो है ना वो code.visualstudio.com है। तो जब आप गूगल पे VS कोड भी लिख देंगे सिर्फ तो ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें होम पेज पे डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन है आपके पास, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, जब आप इंस्टॉल करते हैं ना कोई इतनी ज्यादा चीजें आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। बस आप क्या करते हैं कि भाई जो भी आपसे वो पूछ रहा है आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। आखिर में वो आपसे पूछता है कि भाई अगर आपको डेस्कटॉप का शॉर्टकट बनाना है तो आप उस पर चेक लगा के बना दें। ठीक है, और इतनी ज्यादा कोई चीजें नहीं पूछता। और जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है ना वही रहने देंगे तो अच्छा। मतलब जो उसकी ड्राइव लोकेशन होती है कि भाई C ड्राइव में जाके सेव होगा, तो ये सारी चीजें जैसे है वैसे ही कर दिएगा। ऐसा ना हो कि आप बोले यार नहीं मुझे D में सेव करना है, मैं वहां करूंगा। ठीक है, तो जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वही रखते हुए आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, अब आपको हम काम कैसे करेंगे, देखिए हमने उस दिन एक फोल्डर बनाया था ये वाला ना, मेरे ख्याल से यही है हमारा या दूसरा है या किसी और का आ गया। चले हम एक काम करते हैं, अब से ना हम अपना एक ड्राइव के अंदर मेन फोल्डर बना लेते हैं और उसी में काम करेंगे फिर सारा। तो हमारी क्लास है भाई वेब एंड मोबाइल MWF 911।
अच्छा, इसके अंदर हम बना लेते हैं एक HTML का फोल्डर। फोल्डर ही बना रहा हूँ अभी तो मैं। इसके अंदर हम बना लेंगे आज की डेट का फोल्डर। अच्छा भाई, अब देखें एक रूल आपको बता रहा हूँ, कभी भी काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने एक अपना फोल्डर बना लेना है जो कि मेन फोल्डर होगा, कभी भी काम स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अब ये फोल्डर बना लिया आज की डेट के नाम का। ठीक है भाई, तो ये सबसे पहला स्टेप है आपका काम स्टार्ट करने से पहले। अब देखें हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया कि भाई नोटपैड यूज किया, नोटपैड पे कोड वगैरह अपना लिख के और उसकी फाइल सेव करवा दी अपने फोल्डर के अंदर और फिर वहां से जाके उसको चला दिया। अब हम यूज कर रहे हैं कोड एडिटर सॉफ्टवेयर, जिससे हमारी काफी हेल्प होगी। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है सॉफ्टवेयर को यूज करने का कि आप फोल्डर बनाएंगे और आप अपने उस फोल्डर को उस सॉफ्टवेयर के अंदर खोलेंगे। तो इसके 3-4 तरीके हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप ये डेस्कटॉप पे आपका जो आइकन नजर आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड का, तो आप क्या करेंगे, अपने फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसके आइकन पे ले जाके ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो आपका फोल्डर होगा ये आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर खुल जाएगा। अच्छा, आप कैसे कंफर्म होगा कि मेरा जो फोल्डर है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया है? तो आप जैसे इसको खोलेंगे, अच्छा ये हर बार ये वार्निंग देगा आपको नए फोल्डर के ऊपर, तो आप इसको कर देंगे यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ठीक है भाई, अच्छा कंफर्म कैसे होगा, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो जो आपके फोल्डर का नेम था वो यहाँ पे आ रहा है, ऐसा ही। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए काम स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, वरना हम क्या करते हैं, गलती से कोई दूसरा फोल्डर खुल जाता है जो हम चाहते हैं वो नहीं खुला और हम यहाँ पे काम भी कर देते हैं। अब जब हम चला रहे होते हैं तो वो चलता ही नहीं है, जो हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता ब्राउजर के ऊपर। तो इसी गलतियों की वजह से वो होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फोल्डर बनाना है और इस फोल्डर को VS कोड पे खोल के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। क्लियर है भाई? अच्छा भाई, अब दूसरा तरीका क्या है इस फोल्डर को VS कोड पे खोलने का, आप VS कोड को डायरेक्ट ओपन कर लें। ठीक है, अभी तो इसने हिस्ट्री सेव की भी होगी तो ये आपको वही वाला फोल्डर दिखा देगा, वरना जब इनिशियली आप देखेंगे ना तो आपके पास एक होम स्क्रीन आ रही होती है जहां पे आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन होते हैं, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, इस तरह के कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो आप वहां से क्या करेंगे, ओपन फोल्डर, या अगर वो मेन स्क्रीन नहीं भी आए तो आप ऊपर आप देखेंगे मेन्यू के अंदर फाइल का ऑप्शन। मेरे पास इस तरह आ रहा है, ये मेन्यू आइकन बना हुआ है, आपके पास हो सकता है कि ऊपर टॉप पे सारे मेन्यू आ रहे हो, फाइल हो गया, एडिट हो गया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो फाइल में आ जाना है। फाइल में आने के बाद आपको आ जाना है ओपन फोल्डर के अंदर। ओपन फोल्डर में ये आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा फोल्डर आपने ओपन करना है। ठीक है, तो मुझे कौन सा फोल्डर ओपन करना है, ये वाला। अच्छा, अगर मेरी लोकेशन नहीं है तो भाई मैं अपनी लोकेशन पे पहले जाऊंगा, दिस पीसी डी ड्राइव, हमने ये वाला फोल्डर बनाया था, HTML का फोल्डर बनाया था। अच्छा, यहाँ पे आके इस जगह पे आके आपने फोल्डर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट फोल्डर करके आपने यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये फोल्डर आपका VS कोड में आ जाएगा। दोबारा से आप नाम देख लें इसका, ये आ गया भाई। तो ये आपकी कंफर्मेशन है कि भाई नाम लाजमी देख लेना है फोल्डर का। अच्छा भाई, और क्या तरीका है कि भाई आप जो है ना अपने फोल्डर में आएंगे, अपने फोल्डर में हम आ गए और इसमें आ गए, फोल्डर के मेन फोल्डर के अंदर आ गए, जो हमने फोल्डर बनाया उसके अंदर हम आ गए। तो ये जो फोल्डर की जो लोकेशन है, ऊपर जो इसका पाथ आता है पूरा, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है और इसको हटा के पूरे को आपने यहाँ पे लिखना है CMD। ठीक है भाई? ठीक है भाई, CMD का पता है सबको? कमांड प्रॉम्प्ट का नहीं भी पता तो खैर है, तो इसमें हम इतना बड़ा काम नहीं करने जा रहे, बस सिर्फ हमने इसको सिर्फ अभी ओपन करना है। ओपन कैसे करा मैंने आपको बता दिया। फोल्डर की लोकेशन में आए, यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे टाइप किया CMD और एंटर कर दिया, ये खुल गया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट और एंटर कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपके इस फोल्डर को VS कोड के अंदर खोल देगा। ठीक है भाई?
अच्छा, अगर फिर भी ये समझ में ना आए तो सबसे आसान वाला जो तरीका मैंने आपको बताया वो फॉलो करना है बस। ठीक है भाई, वो कौन सा था? फोल्डर पे आ गए, यहां से इसको ड्रैग किया, यहां से इसको ड्रैग किया और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये खोल देगा। कंट्रोल आर करके फिर वो उसी लोकेशन पे खुलेगा जहां आप खड़े, वहां पे मेन से खुलेगा वो। आपको मेन से नहीं खोलना, आपको फोल्डर के अंदर के जाके खोलना है। अगर आप मेन से खोलेंगे तो फिर वो सीडी करके जाना, फिर इसमें थोड़ी सी ख्वारी है, तो वो चीज फिर सबको सिखानी पड़ जाएगी अगर मैं यहाँ करने बैठ जाऊँ। ठीक है भाई जी। हाँ तो कोई मसला नहीं, ऐसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, फोल्डर ओपन करने। मैंने बस तरीके आपको बताए। एक होता है ना, एक बंदा बोलता नहीं यार मैं तो भाई चीता बंदा हूँ, ताकि लोगों को पता चले सीएमडी से खोल रहा है भाई चीता होगा, तो उसके लिए बता दिया मैंने। सही है भाई, ये हैकर है भाई बंदा, सीएमडी खोल रहा है डायरेक्ट, तो इस तरह मैं इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप कोई भी खोले। ठीक है भाई। अच्छा, वैसे ही खोल रहा है आपको जी। जैसे सिंपल फोल्डर है जो बाहर था, फोल्डर के अंदर का सीएमडी लिख रहा है, हम फोल्डर के बाहर से ये ओपन भी करते हैं तो वहां से भी खुलता है बिल्कुल। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि हमने उसको ना डिफॉल्ट सेटिंग्स तो इसकी छेड़ दी होती हैं, या हमारे सिस्टम पे उसका वो वाला फीचर जो है वो कंपेटेबल नहीं होता है, तो ये वजह होती है। ठीक है, तो ये 4 तरीके होते हैं टोटल, तो सबसे अच्छा तरीका ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ही है। ठीक है, या ज्यादातर लोग जो है ना वैसे सीएमडी वाला करते हैं, जो फिर जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है आगे जाके वो सीएमडी वाला करते हैं। सीएमडी वाला क्या है कि आप फोल्डर के अंदर आएंगे, कहाँ खड़ा हुआ मैं? फोल्डर के अंदर, बाहर नहीं खड़ा हुआ, फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आके आपने क्लिक किया, सीएमडी लिखा और यहाँ पे आपने टाइप किया कोड स्पेस डॉट और एंटर कर दिया, तो ये आपको खोल के दे देगा। ठीक है भाई, अब हम शुरू करते हैं भाई इसको थोड़ा सा देखना कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम कैसे करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, किसी को भी ना इतना कंफ्यूज होना है या दिमाग में आया कि भाई ये किस लिए है, ये किस लिए, कुछ भी नहीं करना अभी, सारा हम सीख लेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो आपका काम यहाँ से होगा, देखिए जो आपके फोल्डर का नेम आपको नजर आ रहा है, इसी के बराबर में आपके पास एक ऑप्शन है फाइल बनाने का, और उसके बराबर में आपके पास ऑप्शन है न्यू फोल्डर बनाने का। ये 2 ऑप्शन से आपने अभी खेलना है फिलहाल। ठीक है भाई, फाइल बनानी है या फोल्डर बनाना है। अच्छा, इसमें आसानी ये रहती है कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये हमें डायरेक्ट अलाउ कर देता है कि आप कोई भी फाइल बना लो। अगर आपको टेक्स्ट की फाइल बनानी है आप टेक्स्ट की बना लो, अगर आपको HTML की फाइल बनानी है आप HTML की बना लो, अगर CSS की बनानी है CSS की बना लो। तो ये इसका सबसे पहला फायदा है सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है index.html। ठीक है, तो ये मेरी फाइल बन गई। अच्छा, अब भले मैं इस फोल्डर को इस सॉफ्टवेयर को बंद भी कर दूं तो मेरा जो फोल्डर था उसके अंदर ये फाइल बन गई होगी और सेव होगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब दोबारा ओपन करना है तो भाई दोबारा से मैं यहाँ पे cmd कोड स्पेस डॉट, तो अब वो जो मैंने फाइल बनाई थी वो बनी हुई होगी, वो सेव है यहाँ पे अभी तक। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा इसका फायदा क्या है भाई? दूसरा फायदा मैं इसका आपको बता दूं कि हमें जो बार बार HTML का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जैसे हमने अभी 5 पेज बनाया तो 5 पेज पे हमने HTML का स्ट्रक्चर पहले बनाया, HTML लिखा, फिर उसके अंदर हेड बनाया, बॉडी बनाया, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें अब क्या है, एक शॉर्टकट है, आप यहाँ पे टाइप करेंगे फाइल के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी @ हो गया। ठीक है भाई, पता है ना ये कैसे होता है? अच्छा, अब ये आपको इंटेलिजेंस दे रहा है, ये वाली ना एक्सक्लेमेशन मार्क वाली, तो या तो आप एंटर कर दें, या आप एंटर प्रेस कर दें, या आप टैब प्रेस कर दें। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। मैंने एंटर प्रेस करा तो देखिए इसने सारा जो स्ट्रक्चर है वो खुद बना दिया। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर रहा है जो कि अभी आपको नहीं बताई थी, तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ और कुछ हम आगे समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज ये आपको नजर आ रही है, एक टैग है ये ना सेल्फ क्लोज है ना ये क्लोज हो रहा है, ये HTML का एक टैग होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई ब्राउजर को ये बताते हैं हम कि हम अभी सब HTML के सबसे लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, मतलब ब्राउजर इसको समझ जाए कि भाई हम HTML के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, लेटेस्ट पे। तो इसमें HTML 4 जब था, 3 था, जब उससे पहले वाले वर्जन थे, तो हर वर्जन को चलाने का अलग अलग तरीका हुआ करता था, जो कि हम स्टैक की हेल्प से गूगल को बताते थे या ब्राउजर को बताते थे। ठीक है भाई, क्लियर ये चीज? तो डॉक टाइप HTML अब चलता है। अब पुराने वालों की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम जाहिर सी बात है लेटेस्ट पर ही काम करेंगे। तो ये डॉक टाइप
HTML का मतलब क्या है, HTML के लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। तो हो सकता है ये टेस्ट में भी आ जाए, तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद देखें HTML का टैग बना हुआ है, ये क्या चीज है मुझे बताएं, इसको बोलते क्या है, एट्रीब्यूट। ये किस लिए होता है, लैंग्वेज के लिए होता है। ये टैग को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है भाई, जो भी हमारा टैग है उसको इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरह इसने लैंग्वेज दे दी इस टैग को, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है भाई, ये दे दिया। तो इस तरह ये एट्रीब्यूट काफी सारे हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपको ये नजर आ रहा है ना मेटा के टैग, ठीक है भाई, तो ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूँ, ये इसलिए होते हैं कि भाई जैसे मैंने दिखाई थी आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है आपको पेज की, कि जब फेसबुक गूगल पे लिखते हैं हम तो वहां पे ऊपर टाइटल आ रहा होता है और नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, आपने कीवर्ड्स ऐड करना है, ठीक है भाई, आपने एसईओ से रिलेटेड कोई काम करना है, तो सारा मेटा के टैग में आता है, जितने भी टैग हैं, ठीक है भाई। टाइटल आपको पता है, टाइटल किस लिए होता है भाई, जो कि टॉप पे भी नजर आता है, और जब हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, जब कोई गूगल करेगा तो गूगल के फ्रंट पेज पे भी टाइटल हमारा नजर आएगा उस पेज का, ठीक है भाई। और बॉडी के अंदर जो हम पूरी अपनी जितनी भी HTML है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सर एक और चीज जी, जो टाइटल है सही है, ऊपर जो ना शो हो जाता है, लेकिन अब जब हम जो ना वेबसाइट पे जाएंगे कोई और चीज क्लिक करेंगे तो उसका अलग टाइटल होगा। हाँ बिल्कुल, पेज का होता है टाइटल हमेशा, कोई और चीज नहीं। पेज हो, अलग पेज होगा तो अलग टाइटल होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट बनी हुई हो जिन्होंने अपने हर पेज का टाइटल सेम रखा हो, ये भी होता है। वो जो वेबसाइट बना रहे हैं ना, जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की, वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप वेबसाइट में आपके अगर 10 पेज हैं, आप 10 का टाइटल सेम रख दें या 10 का टाइटल आप अलग अलग रख दें। वरना इसका स्टैंडर्ड क्या होता है कि भाई फेसबुक जैसे है ना, फेसबुक का लॉगिन साइन अप का पेज है, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा फेसबुक, और एक पाइप का साइन जो होता है ना वो आ रहा होगा, और उसके बाद लॉगिन साइन अप आ रहा होगा। फिर इसी तरह अगर प्रोफाइल है तो प्रोफाइल पे फेसबुक आपका यूजर नेम देता है लिख के। तो इस तरह ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप टाइटल में क्या शो करवाना चाह रहे हैं। तो इसका कोई ऐसा मसला नहीं होता। मेटा टैग जो है ना, इसका अलग से पूरा चैप्टर है जो आगे आएगा, वो इंशाल्लाह जब देखेंगे हम। क्लासरूम का कोड बराबर आपको पता है? जल्दी करें। अच्छा भाई, बुक खोल लेते हैं अब हम। इस बुक को खोल के हम अपने फोल्डर में ले जाते हैं, ताकि वहीं से ही खोल लिया करें इसको बार बार ना। अच्छा भाई, कौन से चैप्टर पे थे हम? दूसरे पे तकरीबन हो गया था, तो देखते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं सेमेंटिक मार्कअप क्या था इसमें? मतलब वो इसलिए था कि यार वो थोड़ा सा एसईओ के लिए भी होता है, और जो ब्लाइंड है या स्क्रीन रीडर जो होते हैं सॉफ्टवेयर, वो उनके लिए भी होते हैं। सही है, तो ये इतना बहुत है इसके लिए हमें समझना। तकरीबन इसमें चीजें हमने देख ली थी। वीडियो है यूट्यूब पे। ठीक है, एड्रेस भी हो गया था। अच्छा, यहाँ पे थे हम। तो इसमें क्या है भाई, चेंजेस टू कंटेंट। आपने देखा होगा वेबसाइट में होता है कि भाई मिसाल के तौर पे हम अपनी वेबसाइट में ये कर रहे हैं कि भाई हमारी SMIT की क्लास टाइमिंग 2 to 4 है, और वो चेंज हो गई, फिर वो 4 to 6 हो गई। तो हमें दोनों चीजें यूजर को दिखानी है कि भाई पहले ये थी, अब ये हो गई। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले पुरानी वाली जो चीज होती है उसको ना
कट कर देते हैं हम, और फिर नई वाली चीज जो अंडरलाइन करके आगे उसको शो कर देते हैं। तो अगर हमें कुछ इस तरह की चीज करनी हो तो डिलीट अगर हमें करना हो तो उसके लिए डिलीट का एक टैग है DEL, इसका ओपनिंग भी है और क्लोज भी है। जहां इसको ओपन करेंगे इसके अंदर जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उस सब पे ओवर उसके लाइक लाइन आ जाएगी पूरी। अच्छा, इसी तरह से INS क्या करता है कि उसके बराबर में जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसको अंडरलाइन करके शो कर देगा। ठीक है, तो अच्छा अंडरलाइन यू से भी हो जाता है, यू वाले से, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया तो इससे भी हम कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा S भी सेम काम करता है। अच्छा, ऊपर वाले जो है ना ये दोनों साथ चलते हैं कि आप डिलीट लिखें तो उसके फौरन बाद आप INS लिख दें, और नीचे जो है ना S, इससे आप मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपने सिर्फ कट करना है। मतलब जिस तरह सेल लगी हुई होती है वेबसाइट के ऊपर कि भाई पहले $100 था या $100 का ये है लेकिन सेल लगी हुई है इस वजह से हमने इसको $80 का देना है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ करना होता है। S का एक टैग है जिससे आप जो भी आपका प्राइस है या जो भी आपका वर्ड है उसको आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है ना कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको पहले चला के भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आया, मैं H1 के अंदर ही लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ना बड़ा नजर आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई क्या प्राइस थे 100। ठीक है भाई, इसको हम कर देते हैं S से क्या होगा, ये कट हो जाएगा। और अब हम उसके आगे लिख देते हैं 50 और इसको चला के देखते हैं। सही, INS और डिलीट का भी करवा दीजिए। खुद कर लेना भाई। अच्छा देखिए, मैंने ना वही वाली बात है, देखिए ये समझ में आया, ये S से क्या करा, कट हो गया और उसके आगे जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा वो आ गया। देखिए मैं फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एलिमेंट समझाया पूरा ना कि यार ये होता है एलिमेंट। तो उसके बाद ना देखें ऐसा हो गया कि अब आपको मैं बोलूं ना कि यार ये टैग है इसको यूज करके दिखाओ, कर सकते हैं आप, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है कि यार अलग से कुछ चीज लिखनी पड़ रही है। अभी तक मुझे ऐसा बताएं कि मुझे बताएं जो मैंने S का टैग लिखा है इसमें अलग क्या चीज है। वही है जिस तरह एक एलिमेंट होता है उसका ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है, सिर्फ क्या चेंज है, कैरेक्टर चेंज है। ठीक है भाई, पैराग्राफ के लिए हम यूज कर रहे हैं P, हेडिंग्स के लिए हम H1 H2 वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, बोल्ड के लिए B यूज कर रहे हैं। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें जो है ना वो सारी सेम है। तो जिसको एलिमेंट अच्छा समझ में आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग टैग का पता चल गया, वो सेल्फ क्लोज वाले का पता चल गया, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी ब्लॉक लेवल और इनलाइन, इसका पता चल गया तो वो पूरी HTML खुद भी कर सकता है, उसको कोई ऐसा मसला ही ना है। वो ये बोले ही नहीं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ऐसा ही है। सर ये RS50 के नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही, तो इसके S के आगे जो ना वो वाला फार्मूला, अंडरलाइन वाला तो ऊपर वाला था ना। देखिए अंडरलाइन वाला ये था INS और डिलीट। अगर आप INS और डिलीट इस्तेमाल करेंगे तो अंडरलाइन आएगी। देखिए वेबसाइट में ना ऐसा नहीं होता, जहां अगर किसी वेबसाइट में सेल चल रही होती है तो ये वाली चीज को अंडरलाइन करके नहीं दिखाते, ये वो वाली चीज नहीं है ये। अगर आपने अंडरलाइन करना है तो आप इसके साथ यूज करेंगे INS, डिलीट और INS। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये कट हो जाएगा, और ये इसको INS कर देंगे तो फिर ये डिलीट और इंसर्ट है इसका मतलब। ठीक है भाई, इसको मैंने यूज किया, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाया। अच्छा, ये वाला जो काम है ना CSS से भी हो जाता है बड़े आराम से। देखिए हमने कोई मिस्टेक कर दी यहाँ पे, इसको भी कंट्रोल S से सेव कर दें आप। हाँ बिल्कुल कंट्रोल, ये ऑटो सेव पे लगा हुआ है अभी फिलहाल। इसका एक ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम आए एडिट के अंदर तो यहाँ पे एक होगा ऑटो सेव। अच्छा, एडिट में यहाँ सिलेक्शन में देखते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा अपडेट हो गया, व्यू फाइल में, हाँ ठीक है, फाइल के अंदर आए तो ये देखें ऑटो सेव है, तो इसमें भी चेक लगा हुआ है। अगर आप चेक हटा देंगे तो फिर आपको बार बार जब भी आप इसमें कोई चेंजेस करेंगे, देखिए फिर वही डॉट आ गया ऊपर बना हुआ, तो आपने चेंजेस किया, आपने कंट्रोल S प्रेस किया। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसमें ऑटो सेव पे चेक लगा दें कि वो खुद सेव होता रहेगा। ठीक है, तो मैं इस पे दोबारा से लगा रहा हूँ, फाइल में गए, थोड़ा सा नीचे आए, ऑटो सेव। ठीक है, अच्छा अब कोड फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। देखिए अभी हमारा कोड ना इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं मेरा कोड थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूं कोड को, ये देखें
ठीक है भाई, ये देखिए कोड कितना खराब सा हो गया है। अच्छा, अब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसकी शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस एफ, ये शॉर्टकट की है। वरना आप डबल क्लिक करके आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे, तो ये आपको जो है ना फॉर्मेटिंग करके दे देगा। अब देखिए मैं ये जो था यहाँ पे था, ये इस तरफ, तो जैसे मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करा, इसने सेट कर दिया। ठीक है, स्पेसिंग ऐड कर दिया, हमारे कोड को थोड़ा सा अच्छा कर दिया। तो इसकी भी हमें आदत डालनी है, जब हम थोड़ा सा कोड लिख लें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें, थोड़ा सा और कोड लिख दें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें। हो सकता है कि हमने स्पेस नहीं दी हो, सही फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें तो हमारा कोड जो है वो और अच्छा हो जाए। तो ये बार बार हमें कर देना है। सर सारों को सेलेक्ट करके एक साथ नहीं, सेलेक्ट नहीं करना, बस कहीं पर भी आप खड़े में राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट या ऑल्टर शिफ्ट एफ, दोनों में से कोई एक काम करना है। सर हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहे। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? डबल क्लिक करो, क्या यूज करो? नोटपैड, नहीं सर, ये विजुअल स्टूडियो में? तो फिर तो आने चाहिए यार। सर आपके वर्जन का मेरे वर्जन का फर्क है। तो वर्जन का कोई मसला नहीं है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हर वर्जन में आता है। या आप शॉर्टकट की प्रेस करें शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस एफ, इससे आ जाएगा। हाँ सॉरी, मेरे पास में लैपटॉप ऐसा है ना, डबल प्रेस करना पड़ रहा है। राइट क्लिक कर लो भाई, हो सकता है वो डबल क्लिक ही कर रहे हो। डिलीट और आप कर सकते हो, लेकिन डिलीट और मतलब देखिए यूज करने में कुछ नहीं जा रहा। आप आपके पास HTML के एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप जहां चाहें जो मर्जी चाहें यूज कर लें। हाँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, काम एक ही करेंगे। ठीक है भाई, न्यू लाइन पे जाना है आपने, तो लाइन ब्रेक के लिए तो BR यूज होता है भाई। अच्छा, एज देख लिया हमने, इंसर्ट और डिलीट देख लिया, और ये चैप्टर में सिर्फ थोड़ा सा ही रह गया था, लास्ट क्लास में ही कर देते। अच्छा, अभी हमने देखें 2 चैप्टर पढ़े, तो काफी लोग मुझसे बोल रहे थे कि फास्ट जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? मुझे बताएं दोबारा से, सर मुझे बताओ ना, बोल रहे कि क्यों फास्ट जा रहे हैं, किस हिसाब से फास्ट जा रहे हैं? सर अब ये बोल नहीं रहे, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ जी, देखिए इसमें थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि जो लैपटॉप नहीं लेके आया फिर वो क्या मुंह देखता रहेगा। बराबर वाले का देख लेगा। ये भी है। कौन कौन लैपटॉप लेके आया, हाथ उठाएं। अच्छा, वैसे माशाल्लाह ज्यादातर लोग लेके आए, सर किसी काम करेंगे। ये अच्छा है। तो अगर सब ले आएंगे तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हमने 1 घंटा क्लास रखी और 1 घंटा कोडिंग सेशन रख लिया, अगर सारे लैपटॉप लेके आएंगे तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा फिर, अच्छा फिर जो नहीं भी लाएगा तो फिर वो बराबर वाले को मैनेज कर लेगा, ऐसा हम कर लेंगे। लेकिन इस तरह अगर चलेंगे ना कि थोड़ा सा मैं पढ़ाया फिर मैं आपको टाइम दूं, थोड़ा पढ़ाया फिर ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो हम पहले पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कोडिंग पे आते हैं। ठीक है, अभी भले आप कुछ ना लिखें, अभी आप सिर्फ भले आप पेन कॉपी उठाएं, नोट कर लें, या आप दिमाग में नोट कर लें, अभी भले करके नहीं देखें। जब देखें वही वाला मसला होगा, आप इतनी देर करने में लगा रहे होंगे ना, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो आप छोड़ देंगे, वो आप मिस कर देंगे। तो टाइम में एक साथ ही दे दूंगा आपको कि पहले हम थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद फिर आप कोडिंग के ऊपर आ जाइएगा। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लिस्ट है। कि भाई HTML के अंदर लिस्ट वगैरह कोई हमें बनानी हो तो वो हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होंगी, 3 टाइप की। एक है नंबर्ड लिस्ट, और एक है बुलेट लिस्ट, और एक है डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, तीनों में से इस्तेमाल ज्यादा होने वाली कौन सी है भाई? नंबर्ड वाली और बुलेट वाली। अच्छा, दोनों में से देखा जाए तो बुलेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, डेफिनेशन जो है ये ना होने के बराबर है इसका यूज, डेफिनेशन वाली लिस्ट का। ठीक है, तो तीनों हम देखेंगे कि किस तरह से होती हैं। अच्छा भाई, लिस्ट तो वैसे आप समझ गए होंगे कि लिस्ट में देखिए काफी कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहां पे आप किसी 10-12 फ्रूट्स की लिस्ट दिखानी है आपको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे पूरी। मिसाल जिस तरह वर्ड के अंदर होता है, हर जगह पे आज तो आ गया है कि भाई आपको अगर लिस्ट बनाना है तो आप लिस्ट सेलेक्ट करो और वहां पे लिस्ट बनाना शुरू कर दो, बुलेट पॉइंट जो है वो ऐड होता रहता है उसके अंदर। तो यही सेम चीज जो है ना हम HTML में बना सकते हैं। अच्छा, अब हम हमारे पास टैग के अंदर एक नई चीज समझेंगे हम,
कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं HTML में कि जिनको बनाने के लिए एक पेरेंट टैग का होना जरूरी होता है, उनका एक पेरेंट टैग होता है। मतलब देखें OL, यहाँ पे एक OL का टैग नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप कोड के ऊपर देखें तो इसमें आपको क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है OL का ओपन हो रहा है और लास्ट में क्लोज हो रहा है, और इसके अंदर LI के टैग्स आ रहे हैं। ठीक है भाई, OL के बीच में कुछ और टैग नहीं आ सकता है, LI का ही आएगा। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है भाई, तो इसका एक पेरेंट टैग है और इसका चाइल्ड टैग है LI। ठीक है, तो ये इस तरह के भी काफी सारे अभी हमारे पास आगे जाके एलिमेंट्स आएंगे कि भाई जिनका पेरेंट होना जरूरी है। अच्छा, अगर हम OL लगाना भूल गए तो भी लिस्ट चल जाएगी, अगर हम सिर्फ LI लिख देना तो भी लिस्ट बनेगी, लेकिन डिफॉल्ट पे OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। तो इस तरह नीचे अगर हम देखें तो आपके पास है UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। तो अगर आपने ना OL लगाया ना UL लगाया तो डिफॉल्ट पे ब्राउजर आपकी ऑर्डर लिस्ट उठाएगा, या बल्कि अनऑर्डर लिस्ट उठाएगा, ऑर्डर नहीं उठाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये लगाना भूल गए, लेकिन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो जब भी आप कोई लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो पहले आप बताएंगे कि ये ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, ये बनती कैसी है भाई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बना के। दोनों में फर्क ये, ऑर्डर वाले में नंबरिंग आएगी, अनऑर्डर में जो है नंबरिंग नहीं आएगी, बुलेट आएगा, बस ये फर्क है दोनों में। ठीक है, दोनों हम बना के देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम बना लेते हैं ऑर्डर लिस्ट OL, और इसके अंदर क्या आएगा भाई, LI। तो हम इसमें एक काम ये करते हैं, फ्रूट्स के नेम लिख देते हैं कुछ। ठीक है भाई, अच्छा अब इसको हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसको मैंने चलाया तो देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ, नंबरिंग आ गई। अब मैं जितने भी लिस्ट आइटम इस लिस्ट के अंदर ऐड करता जाऊंगा तो उसकी नंबरिंग जो है ना वो चलती जाएगी, 1 2 3 4 5, इस तरह जितनी भी आप लिस्ट आइटम ऐड करेंगे वो नंबरिंग उसकी चलती जाएगी। ये है आपकी ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट में क्या फर्क है, तो ओ की जगह हम कर देंगे UL, अनऑर्डर लिस्ट। इसमें क्या होगा, नंबर नहीं आएंगे बल्कि बुलेट आ जाएगा इस तरह से। तो आप जितनी, अच्छा ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा और वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा आपके हिसाब से, वो उस जगह पे इस्तेमाल होगा कि कुछ ऐसी लिस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है। मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आपको नमाज के नाम लिखना है, फिक्स्ड है 5, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट बना लेंगे 1 2 3 4 5। और जो लिस्ट फिक्स नहीं है कि कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड है, तो उसको आप कैसे यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के साथ, कि भाई उसके साथ बुलेट पॉइंट आते जाएं और आप वो लिस्ट जो है वो बनाते जाएं। अच्छा, दोबारा से रिकॉर्ड हो रहा है भाई। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट का क्या सीन है कि भाई कि ऐसी कोई लिस्ट आप बना रहे हैं जो अनलिमिटेड है, ठीक है, फिक्स नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। ये क्या करेगा, सिर्फ आपको नंबरिंग ऐड नहीं करेगा, नंबर की जगह मतलब 1 2 3 की जगह आपको बुलेट ऐड कर देगा जो कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखेंगे ना इसने थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज करा है। अगर हम ऊपर एक पैराग्राफ लिख दें, देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ देखें लेफ्ट से शुरू हो रहा है और लिस्ट जो है ना वो अलग ही थोड़ा सा स्पेस लेके राइट साइड से शुरू हो रही है। तो लिस्ट वैसे ऐसे ही होती है, अगर आप कहीं पर भी देखें, क्लासरूम में भी देखें, मैंने जब असाइनमेंट डाला है ना जो, उसमें भी मैंने लिस्ट बनाई थी। कोई भी आप देखेंगे, फेसबुक पे भी शायद है या नहीं पता नहीं, वरना तकरीबन हर जगह, वर्ड में आप देख लें तो लिस्ट तकरीबन हर जगह होती है। तो ये देखें, ये कोई मैंने देखा HTML से नहीं बनाई, ये सिंपल टेक्स्ट है। यहाँ पे ऑप्शन था लिस्ट बनाने का तो मैंने बना लिया। तो अगर आप इसको देखें ना, यहाँ पे एक तरीका होता है इंस्पेक्ट करने का। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें क्या है इसका कोड, जो मैंने अभी आपको बताया वही कोड यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा भी अगर आप कहीं पे देखते हैं ना कि कोई लिस्ट बनी हुई है और उसको अगर आप इस तरह इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको वहां पे LI वगैरह ही नजर आएंगे, ये UL LI नजर आएंगे। अच्छा, इसके अलावा देखें ये लिस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये लिस्ट के लिए भी यूज होती है, दूसरा ये आप काफी वेबसाइट देखते हैं उस पर बड़े बड़े मेन्यूज बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई ऐसी वेबसाइट देख लेते हैं जो थोड़ी अच्छी हो, कुछ उल्टा सीधा जिसपे ना आए।
ये वाली देख लेते हैं, इस पे लगता है मुझे कि कुछ नहीं आएगा। उस पे तो बहुत कुछ आ जाएगा। हम लाइव भी है ना, तो थोड़ा सा सर्चिंग भी देखभाल के करनी होती है। अच्छा चलो भाई, पाकिस्तान। तो ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है मेन्यू, न्यू अराइवल, ऑनलाइन एडिशन और जितने भी आ रहे हैं, तो ये भी पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है। अच्छा अगर हम चेक करें तो हो सकता है, अच्छा ये भी होता है कि कुछ लोग इसको लिस्ट से बनाते हैं, कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी बनाते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि भाई जेडॉट पे किस तरह बना हुआ है, तो इसको इंस्पेक्ट करा, तो यहाँ पे भी देखिए किससे बना हुआ है। ये देखें एलआई नजर आ रहे हैं आपको सारे, ये सारे लिस्ट आइटम, और ये देखें अनऑर्डर लिस्ट, तो ये भी पूरा लिस्ट से बना हुआ है। तो ये बना हुआ कैसे है, इस पे स्टाइलिंग हुई हुई CSS से बना हुआ है। ये सिर्फ HTML से ये पूरा नहीं बन सकता। HTML से हम एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद उस पे CSS से स्टाइल करके इस तरह का पूरा मेन्यू बना सकते हैं हम बड़े आराम से। ठीक है। तो लिस्ट का यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो अब आप समझ सकते हैं भाई लिस्ट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है भाई। सर इंस्पेक्ट करते हुए आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट के जो कोड आ रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो अपडेट टेम्परेरी होंगे, रीलोड करेंगे तो उड़ जाएंगे। तो ऐसा होने लग जाता तो फिर हर कोई हैक कर लेता चीजों को। ठीक है भाई। तो इसके लिए ये हमारी आसानी के लिए भी है। अभी थोड़ा सा हम CSS वगैरह पे आएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा तरीका कि आप इंस्पेक्ट से भी काफी फायदे ले सकते हैं। कि आप इंस्पेक्ट पे कोड करें, वो सेव नहीं होता, लेकिन फिर वहां से कॉपी करें और अपनी फाइल में जाके उसको पेस्ट कर दें। इस तरह कर सकते हैं हम। अच्छा भाई, OL हो गया, UL हो गया, दोनों समझ में आ गई। अच्छा भाई, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि आपको याद होगा भाई, पहले या अभी भी लिखते होंगे डेफिनेशन, अगर कुछ लिखनी हो, राइटिंग लिखनी हो कुछ ऐसी कि जो डेफिनेशन वाली बात हो रही हो, मतलब साइंस की लिखनी हो या किसी और चीज की, इंग्लिश में जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, उसकी लिखनी हो, टेंसेस वगैरह की होता है ना। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी कवर होती है डेफिनेशन लिस्ट के अंदर। कि भाई डेफिनेशन लिस्ट में क्या है भाई, DL, OL का मतलब तो ऑर्डर लिस्ट, UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, DL का मतलब डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा डेफिनेशन OL का और UL का एक ही चाइल्ड था, LI। ठीक है भाई। डेफिनेशन लिस्ट के दो चाइल्ड हैं, एक है DT और एक है DD। ठीक है भाई। DT का मतलब है डेफिनेशन टर्म। ठीक है भाई, कि किसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं आप। और DD का मतलब है डेफिनेशन डेटा, कि जो आप उसका डेटा लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखें। अच्छा अब ये लिस्ट कैसे बनती है ये भी हम बना लेते हैं भाई। अच्छा स्टार्ट ये होगी DL से, क्योंकि ये डेफिनेशन लिस्ट है। ठीक है भाई। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डेफिनेशन टर्म, तो इसमें मैं लिख देता हूं SMIT। और अब आएगा डेफिनेशन डेटा DD, तो यहां पे हम लिख देते हैं सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है भाई। अच्छा अब इसको हम थोड़ा चला के देखते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा कि भाई डेफिनेशन टर्म आ रही होगी, और इस तरह ही लिखते हैं ना, मगर हैंड राइटिंग करके भी लिखें तो भाई इस तरह एक डेफिनेशन टर्म आ रही होती है, उसके नीचे उसकी पूरी डेफिनेशन आ रही होती है। तो इस तरह की जो चीजें है ना, ये बहुत रेयर है। इसका जो इस्तेमाल है ना, वो इतना ज्यादा नहीं होगा कभी वेबसाइट में, मतलब ऐसी चीज बहुत कम आएगी। सर ये इंडेंटिंग करता है। हाँ बिल्कुल, देखें इसने ऊपर टर्म दी और इंडेंटिंग करके यहाँ पे इसने डेफिनेशन दे दी। ठीक है भाई। लिस्ट भी इसी तरह से कर रहा है, लेकिन लिस्ट वो अलग पर्पस के लिए यूज हो रही है और ये डेफिनेशन टर्म अलग है जी। टर्म्स को अगर ऑर्डर करना हो तो आप टर्म को अगर ऑर्डर करना हो तो आप यहाँ पे अगर LI बना दें तो हो सकता है भाई हो जाए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर एक और आप UL स्टार्ट कर दें, या LI करेंगे तो ये भी काम कर देगा, लेकिन मैंने इसको LI में रख दिया, रीलोड किया, ये बन गया भाई। ठीक है भाई। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यार डेफिनेशन डेटा जो है इसके अंदर पूरी लिस्ट आ जाए, तो आप ये जो लिस्ट आपने बनाई है ना, ये पूरी उठा के आप इसके अंदर भी रख सकते हैं। ऐसे डेफिनेशन डेटा के अंदर में आया और इसके अंदर पूरी मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना दी।
रुक जाओ एक मिनट, नहीं सर कंटिन्यू करें फिर क्या कह रहे थे? सर कॉल ठीक है भाई, तो ये देखें डेफिनेशन डेटा डीडी के अंदर पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने ऐड कर दी। ठीक है भाई, तो कोई भी एलिमेंट अभी हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जहां हमें लगे हमें जरूरत है, हमें यहाँ पे बुलेट चाहिए, हमें यहाँ पे नंबरिंग चाहिए, तो हम वहां पे वो एलिमेंट यूज कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा भाई नेस्टेड लिस्ट, अच्छा ये जो अभी हमने चीज करी है ना ये वाली कि भाई डीडी के अंदर नया यूएल बना दिया, तो ये नेस्टेड ही कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम अच्छा ये जो मैंने करा है ना इसको कमेंट बोलते हैं कि अगर आपको अपने कोड को हाइड करना हो, उसको ब्राउजर पे शो नहीं करना हो, लेकिन सेव भी रखना है, डिलीट नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क इसका एक शॉर्टकट की है जिससे आप कमेंट कर देते हैं। अगर आपने दोबारा अनकमेंट करना हो तो दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दोबारा अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर करना हो तो कर लिएगा। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हमें नेस्टेड लिस्ट बनानी है मैंगो की, क्योंकि हमारे पास मैंगो में काफी सारी टाइप्स हैं जो कि हर किसी को नहीं याद होती। ठीक है, तो हम कुछ टाइप्स लिखते हैं। तो अब हम देखें नेस्टेड लिस्ट बना कैसे रहे, ये याद रखना है। हम क्या करते हैं, वरना देखें यहां से शुरू कर देते हैं, यहां से बनाना शुरू कर देते हैं यूएल, जो कि गलत है। कभी भी आपको नेस्टेड लिस्ट बनानी हो, आप क्या करेंगे, उस एलआई के अंदर से शुरू करेंगे। देखिए ये पूरा एलआई है मैंगो का, और इसके अंदर से मैं यहां से शुरू करूंगा बनाना। तो मैंने लिखा भाई यूएल, और कौन कौन सी टाइप है भाई मैंगो की, देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम है। बुरे बुरे नाम है, इससे अच्छा दो ही बहुत है। ठीक है भाई, तो हमने इसको रीलोड करा तो ये देखें। अच्छा अब देखिए इसने चेंजिंग क्या की, वो जो ये बुलेट ऐड कर था वो आ रहा था, अगर आपने बाहर वाला देखा तो वो फील्ड था, सर्कल था, पूरा फील्ड था ब्लैक कलर से, और ये वाला आपने देखा हो तो ये आउटलाइन टाइप था। ठीक है भाई, नेस्टेड वाला। अच्छा अगर आप एक और नेस्टेड बनाते हैं तो हो सकता है ये इसको स्क्वायर बना दे, या फिर दोबारा से ये इसको सर्कल बना दे। ठीक है, तो इस तरह ये बस थोड़ा सा डिफरेंस शो करता है, मतलब देखने वाले को बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है ये एक नेस्टेड लिस्ट है। मतलब ये जो लंगड़ा और ये जो सिंदड़ी आ रहा है ये किसकी टाइप से, मैंगो की, देखने वाले को पता चल रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अच्छा नेस्टेड लिस्ट यूएल की भी होती है, ओएल की भी होती है, किसी की भी आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, जितना नेस्टेड जाना हो जा सकते हैं। अच्छा ये जो यहाँ पे काम हो रहा है ना, देखिए ये मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ, ये जो खुल रही है तो ये भी नेस्टेड बनी हुई है, ये देखिए ये भी सारी नेस्टेड होती हैं। फिर इसको सीएसएस से हम स्टाइल करके इस तरह का पूरा बनाते हैं। सर अल्फाबेट अगर लगाने ऑर्डर लिस्ट में सीएसएस से हो जाता है सब, अल्फाबेट भी आ जाते हैं और जो रोमन जो होता है वो भी आ जाता है, और बाकी इसके अलावा आपको स्क्वायर देना हो स्क्वायर भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरी अपनी कोई इमेज आ जाए छोटी सी, वो भी आ जाएगी, वो सारा काम होगा लेकिन सीएसएस से। ठीक है भाई, तो बहुत ही छोटा चैप्टर था और आसान भी था, ऐसा ही है। इसमें हमने देख लिया कि भाई 3 टाइप की एचटीएमएल की लिस्ट है हमारे पास, कौन कौन सी, ऑर्डर, अनऑर्डर और डेफिनेशन। ज्यादा यूज होने वाली कौन सी है, ऑर्डर और अनऑर्डर, सही है भाई। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी है, अनऑर्डर। अनऑर्डर बहुत यूज होती है जगह जगह पे। ठीक है भाई, अच्छा इसके अलावा हमने इसमें ऑर्डर लिस्ट यूज की जो कि नंबर की नहीं थी, अनऑर्डर लिस्ट यूज की जो जिससे बुलेट्स आ रहे थे, डेफिनेशन लिस्ट यूज की, और नेस्टेड लिस्ट यूज की। नेस्टेड भी हाँ ज्यादा नेस्टेड भी यूज होती है ना। नेस्टेड तो देखें सेम चीज है ना, ऑर्डर या अनऑर्डर। नेस्टेड वो उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ रही है। ये नेस्टेड अलग से कोई लिस्ट नहीं है वही चीज, उसका पार्ट है ये। डेफिनेशन लिस्ट तो बिल्कुल अलग है। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 4 लिंक्स और एचटीएमएल का पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है भाई,
अभी तक जो हमने पढ़े थे वो तो आसान थे। लिंक देखिए, लिंक भी आसान है, लेकिन इसमें एक चीज आएगी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, लेकिन जिसके समझ में आ जाए तो फिर वो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है आगे तक। और ये ऐसी चीज है, ये आपको ना आगे तक काम आती है। ये HTML की चीज है, तो HTML से शुरुआत इसकी, कि HTML में इसको हम समझ लेते हैं, लेकिन आगे तक इसका काम आता है हमें, क्योंकि हम काम ही पूरा इसके ऊपर कर रहे होते हैं कि भाई कौन सी फाइल से कौन सी फाइल को उठा के लाना है, इमेज कौन सी फाइल में पड़ी हुई उसको वहां से यूज करना है, कौन सी फोल्डर के अंदर फॉन्ट पड़े हुए वहां से उसको उठा के लाना है। तो ये सारा काम है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, जो कि इस फोल्डर में आएगा। अच्छा, इसके अलावा लिंक्स, वैसे हम इसमें क्या क्या देखेंगे, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, कि भाई एक पेज से, देखिए एक पेज की वेबसाइट तो नहीं हो सकती ना भाई, अगर कोई बड़ी वेबसाइट है तो उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे। जिस तरह अभी हमने JDOT की वेबसाइट देखी तो इसमें काफी सारे पेजेस थे, बहुत सारे पेजेस थे। तो इसको बनाने के लिए अब हर पेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो मतलब लिंक देना है कि एक पेज पे दूसरे पेज का लिंक होगा, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा वो मुझे दूसरे पेज पे ले आएगा। तो ये यहाँ पे बात हो रही है क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। अच्छा, लिंकिंग टू अदर साइट्स, आपने देखा होगा कि भाई वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन होता है कि भाई फॉलो अस, और उस पर सोशल मीडिया के आइकन डाले हुए होते हैं। मैं फेसबुक पे क्लिक किया तो फेसबुक पे चला गया, इंस्टा पे क्लिक किया वहां चला गया, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है भाई, जो कि हमारी वेबसाइट से बंदा क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है। अब वो लिंक किसी के भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया के हो या किसी दूसरी वेबसाइट के हो या किसी भी चीज के हो। अच्छा, इसके अलावा ईमेल लिंक, ईमेल लिंक में ये होता है कि जब आप एक ईमेल लिंक बनाते हैं तो हम अपनी वेबसाइट में इस तरह कुछ लिख देते हैं, भाई कॉन्टेक्ट मी, और जब उस पर कोई आके क्लिक करता है तो ईमेल बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, ईमेल सेंडर जो भी एप्लीकेशन होती है आपके पास वो खुल जाती है, तो ये ईमेल लिंक्स कहलाते हैं। लेकिन अभी इतना ज्यादा यूज नहीं होता, पहले जब चीजें जो है ना अपडेटेड नहीं थी हमारे पास, तो वेबसाइट पे कोई हमारा कस्टमर आता है, कोई यूजर आता है, तो कांटेक्ट के लिए ये वाला रास्ता हुआ करता था कि भाई ईमेल करके कांटेक्ट कर लो। लेकिन अब क्या है, फॉर्म्स आ गए हमारे पास, फॉर्म पे हम जो भी टाइप करते हैं, सबमिट दबाते हैं, वो चले जाता है हमारा मैसेज उस वेबसाइट के ऑनर तक। ठीक है, तो लेकिन ये भी अभी हो सकता है कि काफी जगहों पे यूज हो रहे हो ईमेल लिंक्स। अच्छा भाई, लिंक राइट किस तरह हम करेंगे, लिंक कैसे लिखेंगे? लिंक के लिए ए का टैग यूज होता है, इसको एंकर का टैग बोलते हैं। ठीक है भाई, एंकर टैग, तो ए का इसका टैग है, इसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। तो इसको बना के देखते हैं और फिर समझते हैं। अच्छा, ये सारा कोड ना मैं फिलहाल कर रहा हूं कमेंट। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखिए, मैंने एक ए का टैग बनाया और मैंने इसमें लिखा गूगल। अच्छा, ए का टैग जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको एट्रीब्यूट पास ना कर दें। कौन सा? href का, क्योंकि href का एट्रीब्यूट ही बताता है कि ये एक लिंक है और इसको कहां जाना है। ठीक है भाई, अभी देखिए मैंने href का एट्रीब्यूट इसको नहीं दिया, तो अगर हम इसको ऐसे ही चला दूं तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहां आया, मैंने रीलोड किया, तो देखिए ऐसा लग रहा है ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक पैराग्राफ है। तो अब मैं इसको दूंगा href का एक एट्रीब्यूट href, और अभी इसमें मैंने इसको वैल्यू नहीं दी कुछ भी। रीलोड किया तो अब देखिए ये लिंक बन गया, क्लिकेबल लिंक बन गया ये। लेकिन अभी कहीं जा नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं कि भाई इस पे क्लिक हो तो कहां लेके जाना है यूजर को। ठीक है, तो href के अंदर हम कोई भी URL दे सकते हैं, तो ये क्या करेगा, यूजर को उस URL पे ले जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसको गूगल पे भेजना है तो मैं क्या लिखूंगा, https। अच्छा, लिखूंगा नहीं तो अगर किसी को याद देंगे ऐसा ना हो कि बोले यार याद करना पड़ेगा, गूगल से जाके कॉपी कर लें URL। ठीक है भाई, तो क्या है, www.google.com। ठीक है भाई, तो रीलोड किया, मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे गूगल पे ले गया। ठीक है भाई, आसान है, लिंक मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी का भी लिंक बना सकते हैं। अच्छा, ये जो आप href के अंदर वैल्यू लिख रहे हैं ना, ये यूजर को शो नहीं होगी। यूजर को क्या शो होगी, जो आप ए के टैग के अंदर लिख रहे हैं वैल्यू, ये वाली। तो अब देखिए हमारे हाथ में ये वेबसाइट हम बना रहे हैं, मैं यहाँ पे फेसबुक लिख दूं और जब यूजर इस पे क्लिक करे
वो किस पे चले आए, यूजर बोलेगा ये क्या हो रहा है, वहां पे फेसबुक नजर आ रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ ये गूगल पे जा रहा है। तो यूजर को कौन सा नजर आएगा, जो हम एक टैग के अंदर लिख रहे हैं। और लिंक कहां पे ऐड होगा, इसके एट्रीब्यूट के अंदर। कौन से एट्रीब्यूट के अंदर, href के अंदर। अच्छा, कोई भी लिंक आपको ऐड करना हो, गूगल का, फेसबुक का, ट्विटर का या किसी भी वेबसाइट का, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ईमेल वगैरह के लिए भी इसी पे यूज होता है। ईमेल का वो अभी आगे आ रहा है, ठीक है भाई। इसमें आप किसी भी वेबसाइट का लिंक यूज कर सकते हैं, तो ये इसको उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। जी देखिए, ये तो यूआरएल का पार्ट है ना। HTTPS अगर आप ना लिखें, HTTP भी होता है और ये भी होता है, लेकिन फिर ये इससे ना समझता नहीं है कभी कभार कि ये यूआरएल है, ये समझता है ये एक टेक्स्ट है। तो अब देखें, हो सकता है ये ना लेके जाए। ये देखिए, मैं इस पे क्लिक किया, नहीं लेके जा रहा। अब वो उसको पहचान नहीं पा रहा, वो समझ रहा है ये एक यूआरएल नहीं है, ये एक टेक्स्ट है। तो कोई भी एक यूआरएल होता है ना, वो HTTP या HTTPS से ही शुरू होता है, कंप्लीट यूआरएल। और ये जो हम बोलते हैं google.com पे चले जाओ, ये तो सिर्फ डोमेन है, ये यूआरएल नहीं है। यूआरएल पूरा क्या होता है भाई, HTTP से शुरू होता है और फिर उसके आगे डोमेन नेम होता है, तो कंप्लीट यूआरएल बनता है। तो यहाँ पे हमें जो देना है href के अंदर, वो कंप्लीट यूआरएल देना है। यूट्यूब खोलना है, अच्छा न्यू टैब पे खोलना है। हाँ, उसका मैं बता रहा हूँ, अभी आगे भी आएगा, या अभी मैं बता देता हूँ। इसके लिए देखें, एक और एट्रीब्यूट इसको हमें पास करना होगा, जिसका नाम है टारगेट। एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, और इसको वैल्यू देनी है _ब्लैंक। तो ये क्या करता है कि हमारे लिंक को न्यू टैब के ऊपर खोलता है। और देखिए, कभी भी आप एक्सटर्नल लिंक खोलिए ना, ये एक गुड प्रैक्टिस है कि कभी भी आप अपनी वेबसाइट से कोई एक्सटर्नल लिंक खुलवाएं तो उसको न्यू टैब खुलवाएं। क्यों? अगर आपने अपनी वेबसाइट में खुलवा दिया तो वो यूजर आपकी वेबसाइट से गया, अब वो हो सकता है आए नहीं वापसी। तो अगर आप न्यू टैब में खुलवाएंगे तो आपकी वेबसाइट भी अभी उसके पास खुली हुई है और दूसरी वेबसाइट पे को भी वो देख रहा है, तो इसमें ये फायदा होता है। तो कभी भी एक्सटर्नल लिंक खुलवाएं, न्यू टैब पे खुलवाएं। अच्छा, इसको चला के भी देख लेते हैं भाई। मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए न्यू टैब पे गया, मेरी वेबसाइट भी खुली हुई है और इसने ये ऐप मुझे गूगल भी खोल दिया। अच्छा, टारगेट का एट्रीब्यूट था और इसकी वैल्यू क्या थी, _ब्लैंक। ये क्या करेगा, जो भी हम लिंक बनाएंगे href के अंदर, जो भी यूआरएल हम देंगे, उस यूआरएल को सेम पेज पे नहीं बल्कि न्यू टैब के ऊपर खोलेगा ये जाके। इस एट्रीब्यूट का ये काम। अच्छा देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बना दी मूवी रिव्यूज के नाम से, और LI के अंदर काफी सारे एक टैग ऐड कर दिए। मेरे ख्याल से मेरी बैटरी जो है वो इसकी एंड हो रही है, या 19 है अभी, तो चल जाएगी, चलो। अच्छा, LI जो है वो इसके अंदर काफी सारे ऐड हुए हैं और उसमें काफी सारे एक टैग यूज हुए हैं। तो इस तरह हम पूरी जिस तरह आपने देखा ना ये, अब देखिए ये पूरी क्या लिस्ट है। अब मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूं, ये क्लिकेबल है। ये देखिए, मैं इस पे क्लिक करूंगा लिस्ट के अंदर जाके, तो ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इसकी अपनी वेबसाइट के अंदर लेके जा रहा है, तो सेम पेज पे लेके जा रहा है। अगर मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा, देखते हैं अगर इसने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया वगैरह डाला हो कहीं पर, ये आ रहा है, देखें ये आ रहा है फॉलोअर्स। देखिए, मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, न्यू टैब पे खुल गया, और यहाँ पे अब इनकी जो भी फेसबुक है वो आ जाएगी। ठीक है भाई, ये इसका फायदा है। यूआरएल, हाँ बिल्कुल होगा। देखें, जब मैं इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं, और देखें इन्होंने भी एक टैग यूज किया हुआ होगा। देखें, एक टैग नजर आ रहा है, क्या हो गया, एक टैग नजर आ रहा है। और href के अंदर इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, https www.facebook.com/j.junaid-jamshed। ठीक है भाई, तो इसी तरह से हम भी ऐड करते हैं। और यूजर को क्या नजर आ रहा है, यूजर को यूआरएल नजर नहीं आ रहा, यूजर को आइकन नजर आ रहा है। अभी आइकन कैसे लगाते हैं ये आगे सीखेंगे।
अच्छा, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूआरएल। ये याद रखना है, हो सकता है टेस्ट में आ जाए कि भाई अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। ये एक्सटर्नल यूआरएल भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल भी बोल सकते हैं। अच्छा भाई, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट, कि एक ही वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट वाली चीज आई है जो कि समझने वाली है ना हमारे, जिसका नाम है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसका समझना बहुत जरूरी है। इसका ऐसे समझ लें 100 लोग बैठे हुए होते हैं ना तो 5 को समझ में आता है, और ये वजह क्या है इसकी, वो समझते नहीं है, उनका जहन कहीं और लगा हुआ होता है। अगर थोड़ा सा भी समझ लिया तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसका एक पेज नहीं होता, मल्टीपल पेजेस होते हैं। और अगर एक वेबसाइट के 50 पेज हैं, 50 से ज्यादा भी होते हैं, हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 50 है, तो हम 50 के 50 पेज ना यहाँ पे नहीं रखेंगे फोल्डर के अंदर, हम उसको थोड़ा सा मैनेज करके रखेंगे। इस तरह भाई कैटेगरी बनी हुई थी मैन की, वुमेन की वेबसाइट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, मैन का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर 10 पेज मैन के डाल दिए। फिर हमने फैशन का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर 10 पेज फैशन के डाल दिए। तो हम इस तरह फोल्डर वाइज उसको मैनेज करके रखेंगे। ऐसा ही है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारे 50 फाइलें तो 50 के बजाय ऐसे ही डाल दी। फिर जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास पेजेस के अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं। सीएसएस की फाइल्स होंगी, इमेजेस होंगी, फॉन्ट्स होंगे, ठीक है, तो काफी सारी वीडियोस होंगी। तो हम उसको डायरेक्ट एक फोल्डर में डाल के नहीं रखते कभी भी। हम क्या करते हैं, उसको मैनेज करके रखते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस यूज कर रहे हैं तो इमेजेस का एक फोल्डर बनाया और इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस डाल दी। अगर हम अपनी वेबसाइट में वीडियोस यूज कर रहे हैं तो हमने वीडियोस का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर वीडियोस से रिलेटेड सारी चीजें डाल दी। ठीक है भाई, फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं तो फॉन्ट का फोल्डर बनाया और सारी चीजें उसमें डाल दी। अब ये जो फोल्डर बन गए ना, तो अब हम अगर एक फाइल के अंदर खड़े हुए हैं और एक इमेज पड़ी हुई है किसी फोल्डर के अंदर, और वहां से इमेज को उठा के लाना है और HTML में शो करवाना है, तो अब इस काम को करने के लिए हम फॉलो करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। क्या फॉलो करते हैं? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देखिए ये वाली गलती कभी भी नहीं करनी है, मैं गलती पहले से बता रहा हूं। देखिए अभी पढ़ा नहीं है, पहले से बता रहा हूं ताकि याद रहे। कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई इमेज यूज करेंगे तो लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आया, अगर उनको कोई इमेज तो इमेज को यहीं से राइट क्लिक किया और कॉपी कर लिया, कॉपी एज पाथ, इसका पाथ कॉपी हो गया और यहाँ पे HTML में आके पेस्ट कर दिया। तो ये काम कभी भी नहीं करना है। हमेशा लिंक्स हो गए, इमेजेस हो गई, आगे जाके जो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वाला काम आए ना, तो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा अब इसको देख लेते हैं कि होगा कैसे। मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूं home.html, एक फाइल हम बना देते हैं about.html। दोनों पे हम HTML का स्ट्रक्चर बना देते हैं और एक एक हेडिंग यूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा होम पेज और ये हो जाएगा हमारा अबाउट पेज। इस पे भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हेडिंग अबाउट पेज। अच्छा देखिए, अब ये तीनों फाइलें सेव कहां पे हमारे फोल्डर के अंदर जो कि हमने बनाया था, ऐसा ही। देखिए मैं अपने फोल्डर में आया, इसके अंदर देखें ये फोल्डर है हमारा और ये तीनों फाइल्स यहाँ पे हमारी आ गई। ठीक है, तो अब हम देखिए जब वेबसाइट खुलती है ना तो सबसे पहला जो पेज आता है उसको हम होम पेज बोलते हैं या मेन पेज बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये रूल अभी से फॉलो करें, जो आपका मेन पेज होगा ना उसका नाम रखेंगे इंडेक्स। ठीक है भाई, क्योंकि अभी देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पता है कि भाई हमारा मेन पेज कौन सा है, क्योंकि मैंने बनाई है ना वेबसाइट, मुझे पता है मेरा मेन पेज। हो सकता है मैंने home.html को मेन बनाया हुआ और मुझे पता है जब भी कोई मुझे आके बोलेगा भाई अपनी वेबसाइट दिखाओ, तो मैं शुरू करूंगा उसको home.html से कि मैंने home.html खोला और उसको वेबसाइट दिखा दी अपनी। अच्छा, अब आपने अपनी वेबसाइट कंप्लीट की, उसमें 10-12 पेजेस बने हुए, किसी को दे दी, बोले ये लो चेक करके बताओ।
अब उसको कैसे पता चलेगा कि होम पेज कौन सा है? या तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये होम पेज है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है दुनिया भर में कि भाई जो भी हमारा मेन पेज होता है उसका नाम हम क्या रख देते हैं? इंडेक्स। जो देखने वाला जो बंदा है वो पहला कौन सा पेज खोलेगा? इंडेक्स खोलेगा। तो इसी तरह से जब आप अपनी वेबसाइट हम कंप्लीट करके सर्वर को देते हैं, जब वो गूगल पे चले जाता है, तो वो जो सर्वर होता है ना, जब यूजर कोई हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको भी सबसे पहला पेज कौन सा दिखाएगा? इंडेक्स वाला। तो सर्वर भी समझ गया और जो दूसरा बंदा देखने वाला है वो भी समझ गया, क्योंकि ये रूल है, स्टैंडर्ड है कि भाई जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो उसका मेन पेज क्या रखेंगे? इंडेक्स। तो मैं अभी देखें इंडेक्स से इसको खोल रहा हूं और ये हमारा मेन पेज आ गया। ठीक है भाई। तो अब हम देखें मेन पेज से मैं क्या कर रहा हूं, मेन पेज के ऊपर आके मैं लिंक बना रहा हूं कि भाई मैं मेन पेज से चला जाऊं अबाउट पे और होम पे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, लिस्ट ही बना लेता हूं यहां पे, एक ULLI, और इसके अंदर एक ए का टैग यूज करूंगा मैं, और ये होगा होम, और इसी तरीके से एक और LI बनाऊंगा। अच्छा, आपने ये चीज देखी इसमें कि भाई जब मैं LI लिख रहा हूं तो वो सजेशन दे रहा है, और जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूं, ओपनिंग टैग बना रहा हूं, क्लोजिंग खुद बन रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए इस तरह की काफी आसानियां हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ना, जो कि अभी आपको बताऊंगा तो नहीं मैं, और आप खुद करिएगा भी नहीं। अभी जितना कोड खुद से लिख सकते हैं वो अच्छा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी इतना बहुत है कि ओपनिंग बनाए, क्लोजिंग बन रहा है। देखिए ये ऐसा रूल है, ये सॉफ्टवेयर भी फॉलो कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई ओपनिंग टैग बनाना है तो क्लोजिंग पहले ही बना देना है। तो ये रूल देखें सॉफ्टवेयर भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक लिंक होगा हमारा अबाउट का। अच्छा, अभी ये लिंक बन गए होंगे या नहीं बन गए होंगे? नहीं बन गए होंगे, क्योंकि इसको href का हमने एट्रीब्यूट नहीं दिया। तो मैं href दे देता हूं होम को भी और अबाउट को भी। अच्छा, अब ये एब्सोल्यूट URL नहीं है, ये सेम वेबसाइट से एक पेज से दूसरी पेज पे जा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव URL। क्या बोलते हैं? रिलेटिव URL। ये भी याद रखना है, टेस्ट में आ सकता है। अच्छा, अब रिलेटिव URL को मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम फॉलो करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें ये बोलता है कि आप इसको समझो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन से। ठीक है भाई। तो अब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन क्या होता है? सिंपल है कि मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर फाइल बनाई, तो वो जो फाइल होगी ना उस फोल्डर का चाइल्ड होगा वो, क्योंकि वो फाइल उस फोल्डर के अंदर है, और वो फोल्डर उस फाइल का क्या होगा? पेरेंट होगा, बाप होगा। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरीके से अगर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो और उसके अंदर फाइल हो, तो मेन वाले फोल्डर की उस फाइल के साथ क्या रिलेशन होगा? दादा का। ऐसा ही है ना भाई। तो आसान है, मुश्किल तो नहीं ये चीज समझना। देखिए अगर हम बुक पे जाए ना तो बुक पे भी बना के भी दिखाया हुआ है। देखें ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा, और इसमें सबसे मेन फोल्डर कौन सा नजर आ रहा है आपको? मेन फोल्डर का नाम है एग्जाम्पल आर्ट्स। अच्छा, एग्जाम्पल आर्ट के कितने चाइल्ड हैं मुझे ये बताएं। सिर्फ चाइल्ड पूछ रहा हूं, ग्रैंड चाइल्ड नहीं पूछ रहा। एक है? चार है या 5 है? 5 है। 5 वाला जवाब सही है। क्यों? फाइल भी चाइल्ड होगी और फोल्डर भी चाइल्ड होगा। तो सबसे पहला चाइल्ड है इसका index.html, दूसरा चाइल्ड है इमेजेस, तीसरा चाइल्ड है मूवीज, और चौथा चाइल्ड है म्यूजिक, और 5वां चाइल्ड है थिएटर। ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल आर्ट के कितने चाइल्ड हो गए? 5। अच्छा, मूवीज के कितने चाइल्ड हैं? 2 है ना यार, क्या कैसे समझाऊं? और मूवीज के कितने हैं? कौन कौन सा? सिनेमा और DVD। अच्छा, म्यूजिक के कितने हैं? 3 वाला जवाब दे रहा है भाई। तो म्यूजिक के कितने? 3। कौन कौन से? index.html, लिसनिंग्स और रिव्यूज। अच्छा, इमेजेस के कितने चाइल्ड है? 1। सही है भाई। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चाइल्ड और पेरेंट।
भाई सिंपल है यार, आप अपनी फैमिली से ही कर लो कि भाई कितने चाइल्ड है, पता चल जाएगा। तो सिंपल देखिए, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। एक फोल्डर है, अगर उसके अंदर 4 फाइल एक फोल्डर है तो 5 हो गए टोटल। इसको अगर और आसान करना है तो ऐसे समझ लो, फोल्डर भाई है, फाइल बहन है, आसान हो गया। चाइल्ड चाइल्ड है, फोल्डर के अंदर है तो चाइल्ड है, ठीक है भाई। अच्छा, एक तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो गया, ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशन भी हो सकता है, और ग्रैंड 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 भी हो सकता है, मतलब परदादा वाला सीन है ना, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब एक रिलेशन और है इसमें, जो रिलेशन है सिबलिंग का, भाई बहन का या भाई भाई का, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, इंडेक्स, होम और अबाउट, इनका आपस में क्या रिलेशन है? सिबलिंग का, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लेवल के अंदर है। ये तीनों किसके चाइल्ड है? ये जो हमने आज का फोल्डर बनाया डेट के नाम का, ये तीनों उसके चाइल्ड हैं। तो तीनों का आपस में क्या रिलेशन हुआ? भाई बहन का, तीनों बहनें फाइल है, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब सिबलिंग को अगर आपने टारगेट करना है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, किसको टारगेट करना है? सिबलिंग को। तो आप डायरेक्ट सिबलिंग का नाम देंगे, जो भी उसका नाम है। तो मुझे होम पे जाना है, तो मैं क्या दूं? होम डॉट HTML। अच्छा, नेम विद एक्सटेंशन देना है, ऐसा ना कि आप नाम दे दें, नेम विद एक्सटेंशन। अच्छा, अबाउट के लिए क्या दूंगा मैं? अबाउट दे दिया, अबाउट डॉट HTML, ठीक है भाई। अच्छा, दोनों को भाई चला के देख लेते हैं। रीलोड किया, होम अबाउट, मैंने होम पे क्लिक किया, होम आ गया, बैक किया, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट आ गया, सही जा रहा है। तो ये हमने किसको टारगेट किया? सिबलिंग को। देखिए, अब ये सिबलिंग कहीं भी हो सकता है, ये सिबलिंग किसी फोल्डर के अंदर हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको जो ये नजर आ रहा है ना, मिसाल के तौर पे इस बुक में जो आपको नजर आ रहा है, अगर आप देखें सिनेमा के कितने चाइल्ड हैं? सिनेमा के कितने? 3 है, ठीक है भाई। कौन कौन से? इंडेक्स, लिसनिंग और रिव्यूज। अगर मैं आपको बोलूं मुझे इंडेक्स से रिव्यूज पे जाना है, तो मुझे इंडेक्स के अंदर लिंक के अंदर क्या लिखूंगा? reviews.html। क्लियर है ये चीज कि भाई अगर सिबलिंग को टारगेट करना है तो डायरेक्ट सिबलिंग का नाम दे देते हैं। तो ये चीज सबको समझ में आ गई, सिबलिंग को टारगेट करना। अब हम आते हैं भाई थोड़ा सा पेरेंट चाइल्ड के ऊपर। अब मैं एक काम ये कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बना रहा हूं एक फोल्डर जिसका नाम है पेजेस, और मैं अपने ये दोनों फाइल जो है ना, मैं लेके जा रहा हूं पेजेस के अंदर, ठीक है भाई। चली गई, किसके अंदर चली गई? पेजेस के अंदर। अब मुझे बताएं, जो index.html आपको नजर आ रही है, इसका और पेजेस का आपस में क्या रिलेशन है? सिबलिंग का, भाई बहन का, ठीक है भाई। और पेजेस के अंदर कितने चाइल्ड पड़े हुए? 2 पड़े हैं। अच्छा, अब मैं जाना चाहता हूं इंडेक्स से होम पे। होम कहां पड़ा हुआ है? पेजेस के अंदर। तो अब मुझे सबसे पहले जाना होगा पेजेस के पास, तो मैं यहां लिखूंगा पेजेस, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं पेजेस के पास आ गया। अब मुझे पेजेस के अंदर जाना है और उसके चाइल्ड तक जाना है मुझे, तो मैं लगाऊंगा /, ठीक है भाई। देखिए, सॉफ्टवेयर इतनी आसानी करते हैं हमें कि खुद बता देता है। और काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर ये ना बताए, बोले भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, चल ही नहीं रहा, सबका चल रहा है, सबका बता रहा है, मेरे पास नहीं बता रहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये सॉफ्टवेयर से जो हमारी आसानी कर रहा है, हमें खुद भी आना चाहिए कि भाई कैसे जाना है, ठीक है भाई। तो मैंने पहले लिखा सिबलिंग का नाम, फिर मैंने लगाया /। अब उसने दिखा दिया, अब इसके 2 चाइल्ड हैं, एक है अबाउट और एक है होम। तो हमें जाना है किस पे? होम पे। फिर इसी तरीके से नीचे क्या लिखूंगा मैं? pages/about.html, ठीक है भाई। अब मैं यहां पे आता हूं, इसको बैक करते हैं। index.html पे अभी मैं खड़ा हूं, मुझे जाना है होम पे। कितनी रह गई बैटरी हमारी? लगा देते हैं ना, बल्कि चार्जर पड़ा हुआ तो है।
अच्छा भाई, अब मैं इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मुझे होम पे जाना है, होम पे ले गया। ठीक है भाई, मैं बैक आ गया, मुझे अबाउट पे जाना है, अबाउट पे ले गया। सही चल रहा है? तो अब मुझे अगर ये बताएं आप कि अगर ये दो पेजेस अबाउट और होम पेजेस के अंदर नहीं होते, बल्कि पेजेस के अंदर एक और फोल्डर होता, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर होता, फिर उसके अंदर ये पड़े हुए होते, तो क्या आप इसको निकाल के ले आते? इजी है। फॉरवर्ड स्लैश लगता रहेगा, फोल्डर का नाम आएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके अंदर अगर एक और फोल्डर है तो उस फोल्डर के अंदर जाएं। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए आप यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है भाई। अब सिर्फ रह क्या गया हमारा कि फोल्डर के अंदर से वापसी बाहर आना है। अब मैं आ गया अबाउट पे, मैं बोला मैं अबाउट पे तो आ गया, लेकिन मैं अबाउट से दोबारा बैक जाना चाह रहा हूं, किस पे? इंडेक्स पे। तो इसका लिंक क्या बनेगा ये देख लेते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा गो बैक। अच्छा, अब मुझे बताएं about.html का और index.html का आपस में क्या रिलेशन है? भाई बहन का नहीं है ना। index.html about.html की फुप्पो है, ऐसा ही है ना, क्योंकि पेजेस और इंडेक्स का क्या रिलेशन है बहन भाई? अबाउट किसका चाइल्ड है? पेजेस का। तो about.html की index.html कौन है? पप्पो है। समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे इंडेक्स पे जाना है, तो मैं पहले पेजेस से बाहर आऊंगा, पहले पेजेस से बाहर आऊंगा और फिर मैं इंडेक्स पे जाऊंगा। तो फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम यूज करते हैं डबल डॉट, डॉट और डॉट, और फिर हम लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश। इसने अभी हमें ले आया फोल्डर से बाहर, और अब इसने हमें दिखा दिया यहाँ पे दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक पेजेस, पेजेस तो वही है जिसके अंदर हम खड़े हैं, और एक पड़ा हुआ है index.html। तो मुझे कहाँ जाना है? index.html पे। तो इसी तरह सेम कोड हमने कॉपी किया और होम पे भी रख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम काम करना है हमें। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। पहले रिलोड किया, मैं होम पे आया, गो बैक का लिंक आ रहा है, मैंने गो बैक करा, वो आपसे आ गया। अबाउट पे गया, गो बैक करा, वो आपसे आ गया। अच्छा, अगर हम लिंक गलत दे देते हैं, देखिए मैंने अगर डबल डॉट स्लैश नहीं लगाया, भूल गया मैं, तो अब क्या होगा देख लें। अगर कुछ ऐसा आ रहा हो ना आपके पास, मैं अबाउट पे गया, गो बैक गया, अच्छा अबाउट पे गलती की थी, होम पे की थी, होम पे गया, गो बैक आया, अगर आपके पास ऐसी स्क्रीन आ गई तो इसका मतलब ये आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कोई गलती करी है। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर आपके पास ये स्क्रीन आ गई, इसका मतलब आपने पाथ सही नहीं दिया है, या तो आप फोल्डर से बाहर नहीं निकले, या आपने फाइल का नेम गलत दे दिया है, या आपने एक्सटेंशन नहीं दिए। अच्छा, लिंक आपको ना कभी भी फोल्डर पे नहीं लेके जाएगा, कभी भी कि आप बोले यार मुझे इंडेक्स से पेजेस पे ले जाओ, तो पेजेस तो क्योंकि एक फोल्डर है, लिंक आपको हमेशा फाइल पे लेके जाएगा, और फाइल की एक्सटेंशन भी आपको देनी है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है? इस चीज की ना जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी, जितनी हो सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये आगे तक काम आएगी। जावास्क्रिप्ट में भी काम आएगी, रिएक्ट में भी काम आएगी, हर चीज में काम आएगी। ठीक है भाई? तो काफी लोग सो रहे हैं मुझे लग रहा है। पेज आपने कैसे खोला था? कौन सा पेज? VS कोड के अंदर पेज कैसे आपने बनाया था? पेज कैसे बनाया था? देखिए ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन है फोल्डर नेम के बराबर में न्यू फाइल का और न्यू फोल्डर का, इससे आप न्यू फोल्डर भी बना सकते हो और न्यू फाइल भी। ठीक है भाई, पेजेस इस तरह क्लिक करें खुल जाएगा ये। देखिए VS कोड ना बड़ा आसानी कर देता है हमें। अगर आप अपने फोल्डर में आए ना, यहाँ पे देखें पेजेस का फोल्डर यहाँ पे भी बन गया, और इसके अंदर आएंगे ये पड़ा हुआ। फोल्डर का नाम पेज रखा, फोल्डर का नाम पेजेस रखा है ना मैंने, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी से रख दो आप। तो VS कोड में आप आसानी देखें कितनी है। अगर आपके पास इस फोल्डर में 50 फाइल पड़ी हुई होती ना, और फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होती, तो VS कोड आपको इस तरह ट्री के अंदर सारी दिखा देता एक साथ। तो ये भी VS कोड का एक फायदा है। ठीक है भाई, तो जल्दी से हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम बात करेंगे असाइनमेंट की थोड़ी। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 10 भूल गए क्या? 7 6 यार सब भूल गए थे मुझे लग रहा है।
दूसरी वाली बाद में, पहले पहली वाली तो सही से कर लो। 10 1 2 3 होता है भाई, ये उल्टी गिनती है। तो दूसरी वाली करो भाई। जिसकी फर्स्ट क्लास है उसको ही पता चल जाए ये हमारी एक्सरसाइज होती है। बस खत्म, करो तो सही से। हंसो भाई, हंसो हंसो। अब थोड़ा एक्टिव हो, देखो अंगड़ाई आ रही है उनको, नींद भाग गई और आँख खुल गई। चलो अच्छा, तो देखिए ये जो चीज हमने पढ़ी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए लिस्ट तो आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। जो लिस्ट वाला चैप्टर हमने पढ़ा, और इस चैप्टर में अभी चीजें रहती हैं काफी सारी जो कि हम देखेंगे, लेकिन ये जो पढ़ा ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने ऐसा समझ लें कि पानी भरना है गिलास में, घोलना है और पी जाना है। ये ऐसी चीज है, बहुत काम आएगी, बहुत आप इसमें फंसेंगे। तो अगर इसकी अभी प्रैक्टिस कर लेंगे ना फौरन, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा इसी तरह से भाई देखिए, जब हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं, फाइल से डबल डॉट स्लैश लगा रहे हैं। इसी तरह अगर हम 5 फोल्डर के अंदर हो और 5 फोल्डर से बाहर आना हो, तो हम 5 डॉट नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश से एक से बाहर आ गए, फिर दोबारा डबल डॉट स्लैश से एक और से बाहर आ गए, फिर दोबारा डबल डॉट स्लैश से एक और से बाहर आ गए। इस तरह से आएंगे। डबल डॉट स्लैश का मतलब ये एक फोल्डर से बाहर। एक मिनट सुनने दो, नहीं स्पेस कुछ भी नहीं आएगा जी। हाँ, इसके बाद ही देखिए, जैसे मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है ना, ये सारा हटा के इसके बाद देखिए आपको पीछे लेके जाता रहेगा। ये कहाँ ले गया हमें, वो जो हमने फोल्डर बनाया था ना HTML का, उसके अंदर ले गया। दोबारा डबल डॉट, ये हमारा HTML आ गया। दोबारा डबल डॉट स्लैश लगाऊं, ये और पीछे पीछे लेके जाता रहेगा हमें, और जहां सब खत्म हो जाएगा ये देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर ले गया हमारे ये। तो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, तो डबल डॉट स्लैश आपको एक फोल्डर बैक लेके जाता रहता है। जिस तरह CMD आपने पढ़ा हो ना, कमांड लाइन अगर आपने यूज किया हो, तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम लगाते हैं CD फोल्डर का नाम, और बैक आने के लिए क्या लगाते हैं, CD डॉट डॉट लगाते हैं ना। तो ये वही वाली चीज है, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश का मतलब ये एक फोल्डर से बाहर आना जी। सर एक फोल्डर से बाहर आ गए, अब इसी में दूसरे फोल्डर में जा रहे हैं। हाँ, तो फिर वो आपके पास आ जाएगी लिस्ट फोल्डर की, उस फोल्डर का नाम लिख दो आगे आप। देखो एक फोल्डर से बाहर आ गए, मैं एक फोल्डर से बाहर आ गया, अब दूसरे फोल्डर में जाना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, पेजेस लिख दो यहाँ पे, आप इसमें चले जाओगे। ठीक है, अच्छा अब आपको करना क्या है भाई, आपको एक असाइनमेंट बनाना है अच्छा सा, जिसमें आपको खोलना है एक अपना रेस्टोरेंट। ठीक है भाई, तो जिसमें आप बेचेंगे कम से कम 20 से 25 डिशेस, और उन डिशेस की भी कैटेगरीज होंगी। मिसाल के तौर पे कढ़ाई, तो कढ़ाई में क्या क्या आ जाएगा, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। ठीक है भाई, जो जो उसमें कैटेगरी आ जाएगी। अच्छा ये सारी आप बनाएंगे नेस्टेड लिस्ट। ठीक है भाई, नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे। तकरीबन 20 तो लाजमी रखें, 20 सबकी लाजमी होंगी, 20 से कम नहीं होनी चाहिए असाइनमेंट के अंदर, 20 लाजमी होंगी, 20 से ज़्यादा जितनी बनाना चाहें। तो इसमें आपकी कैटेगरीज भी होंगी, बिरयानी की भी कैटेगरीज होंगी, और ये सारे आप लिस्ट को यूज करते हुए बनाएंगे। ठीक है भाई, और लिस्ट के साथ साथ ये सारे लिंक्स भी होंगे। अगर मैं चिकन बिरयानी पे क्लिक करूं, तो मैं चले जाऊं चिकन बिरयानी वाले पेज पे, और वहां पे लिखा हुआ हो कि चिकन बिरयानी क्या है, अच्छा सा करके ना गूगल से उठा के कि भाई ये है पाकिस्तानी फूड है, और इस तरह से भाई। तो इस तरह कर दें, भले चले 10 बनाए, लेकिन प्रॉपर बनाए। ठीक है, लिस्ट यूज करें, लिस्ट की नेस्टेड लिस्ट यूज करें। जैसे बिरयानी आ गई ना, अब नेस्टेड लिस्ट में उसकी कैटेगरी आएंगी, और हो सकता है उसके बाद भी नेस्टेड आ जाए कि मसाले वाली है बगैर मसाले वाली, ठीक है, आलू वाली बगैर आलू वाली। तो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट यूज करके, और वो जो लिस्ट बनेगी वो सारे लिंक्स। अच्छा ऊपर एक बड़ी सी हेडिंग भी डाल दिएगा, अल्लाह वाला बिरयानी। ठीक है, या कोई भी अच्छा सा, नहीं हम बिरयानी नहीं खोल रहे, हम तो अच्छा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं ना, तो अपने नाम से एक रेस्टोरेंट बना दिएगा अच्छा सा। तो उसके अंदर हाँ ये सारी चीजें आ जाएंगी। और ऐसा ना हो कि जितनी भी पेजेस आप बनाएं
वो सारे एक ही फोल्डर में डाल दें। जैसे आपने बिरयानी का बना रहे हैं ना, तो बिरयानी का अलग फोल्डर बनेगा, और बिरयानी के अंदर जो एक और सब कैटेगरी है तो उसका भी अलग फोल्डर बनेगा। टाइप बना दे बिरयानी की टाइप, तो इस तरह कढ़ाई अगर आप बना रहे हैं तो उसका अलग फोल्डर बनेगा। तो सबके अलग अलग फोल्डर होने चाहिए। और मेन फोल्डर होगा आपका एक, मेन फोल्डर आपका एक होगा। देखिए ये रूल भी आप याद रखें, वो तो फाइल है ना भाई, ये रूल आप याद रखें। कभी भी वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी कुछ होगा, पेजेस, CSS, HTML, इमेजेस, वीडियोस, फॉन्ट, वो सारा एक फोल्डर के अंदर होगा। इस फोल्डर से बाहर इस वेबसाइट का कुछ भी नहीं होगा, ये रूल याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप इस फोल्डर के अंदर इमेज यूज कर रहे हैं, वो इमेज पड़ी हुई डाउनलोड में और लेकिन आप यूज कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो जो भी आप वेबसाइट में चीजें यूज करेंगे वो सारी कहाँ पे पड़ी हुई होंगी, आपके इस मेन फोल्डर के अंदर। अच्छा, मेन फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी जिसका नाम होगा index.html, ये आपकी मेन फाइल है। यहाँ पे आ रहे होंगे फोल्डर, फोल्डर में आपकी सारी कैटेगरीज आ रही होंगी भाई, बिरयानी, कढ़ाई, बर्गर, जो भी आपको रखना है सारी आप कैटेगरीज रख देंगे फोल्डर वाइज, और उन फोल्डर के अंदर उनकी कैटेगरी के पेजेस बने हुए होंगे। ठीक है भाई, चिकन कढ़ाई .html, और उस पर आवाज छुट्टी होने वाली है थोड़ी देर में, उस पर हेडिंग डाल के एक हेडिंग आएगी और थोड़ा सा उसके बारे में पैराग्राफ गूगल करके नीचे। तो जब भी मैं, अच्छा, और हर पेज पे बैक टू होम का ऑप्शन होना चाहिए हर पेज पे, कि जब आप चले गए ना चिकन बिरयानी पे तो उस पर नीचे ऑप्शन हो बैक टू होम, तो जब आपने वो प्रेस किया तो दोबारा से आप होम पे आओगे, सारा मेन्यू आपको दोबारा से नजर आने लग गया। तो हर पेज पे ये वाला भी होना चाहिए। तो इसकी देखें प्रैक्टिस करें, कोशिश करके 20 डाल दें, वरना 10 मिनिमम डालें कैटेगरी। तो इससे आपकी ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी आप लोग असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं, कैसे देख लेते हैं हम। कोई डायरेक्ट फाइल्स भेज रहा होगा, कोई जिप बना के भेज रहा होगा। देखें किसने जिप फाइल बना के भेजी हुई है। काफियों को ऐसा होगा जिप भी बनाना नहीं आती होगी, किसको नहीं आती जिप फाइल बनाना? लेकिन 2-3 लोग हैं, सीख लेना भाई, यूट्यूब से सीख लेना यार। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर होता है, विंडोरा नाम होता है इसका ना, आप सर्च करना, वो इंस्टॉल करना पीसी में। तो ये क्या होता है, एक पैकेट बना देता है फाइलों का। 4 फाइल उठाई, 4 फाइल को एक फाइल बना दी, मतलब पैक कर दिया उसके अंदर। अब वो एक फाइल आपने किसी को शेयर कर दी, वो अपने पास उसको अनजिप करेगा, उसके अंदर से 4 फाइल दोबारा निकाल लेगा। तो ये जिप फाइल होती है। ठीक है भाई, तो इसको आप, बहुत मुश्किल नहीं है कोई, बहुत आसान है। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, किस फाइलों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं ना, तो ये खुद ऑप्शन देता है कि इसको जिप फाइल बना दो। ठीक है भाई, तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, इससे भी आसानी के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम आज सीख लेते हैं वेब होस्टिंग। ठीक है भाई, वेब होस्टिंग सीख लें। 1 मिनट में वेब होस्टिंग, 1 मिनट में अपनी वेबसाइट होस्ट करें। 1 मिनट में क्या, आधे मिनट में कर दें। 30 सेकेंड्स में वेबसाइट होस्ट। कभी देखा ऐसा? अभी देख लेते हैं। ठीक है भाई, कैसे होगा 30 सेकेंड में भाई? आप जाएंगे नेटलिफाई पे, किस पे? गूगल पे आप लिखेंगे नेटलिफाई ड्रॉप। क्या लिखेंगे? नेटलिफाई ड्रॉप। ये पहला ही लिंक आ गया आपके पास। 30 सेकेंड भी हो सकता है, ज्यादा बता दिया मैंने। अगर इस तरह लोड लेगी तो फिर थोड़ा सा लग जाएगा टाइम। देखिए ये वाला पेज आएगा आपके पास, ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, इट्स ऑनलाइन। तो आप क्या करेंगे, आपका जो मेन फोल्डर होगा, जो कि मैंने इतना चीख के बताया कि भाई आपकी वेबसाइट का एक ही मेन फोल्डर होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा कंप्यूटर उठा के डिप्लॉय कर देते हैं सर्वर पे। डी ड्राइव उठाई, पूरी डिप्लॉय। काफी लोगों को मैं देखा, ये क्या किया बोला, हमने पूरा फोल्डर कर दिया। जबरदस्त यार, पूरा फोल्डर सर्वर पे भेज रहा हूँ, सर्वर भी उसको ब्लॉक कर देता है, बोलता अगली बार ये बंदा आए नहीं इधर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें देखना है कि भाई हमारा जो मेन फोल्डर है ना, सबसे आज का हमारा मेन फोल्डर कौन सा, ये डेट वाला। हमने इस फोल्डर को उठाया, ड्रैग किया, जिस तरह VS कोड के ऊपर कर रहे थे, और यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दिया। अभी हो रहा है अपलोडिंग और ये दे देगा एरर। अच्छा, ये एरर क्या दे रहा है, यू हैव रीच द डेली लिमिट, साइन अप करो भाई। तो इस पे अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इस पे अकाउंट बनाने से ना फिर इसके बहुत सारे फायदे हो जाते हैं।
अगर आप बगैर अकाउंट बनाए करते हैं तो ये 2-3 अलाउ करता है आपको बस, और 1 घंटे के लिए अलाउ करता है। अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो ये आपको अनलिमिटेड अलाउ करता है और परमानेंट लिंक बना देता है, चाहे उसको 2-3 साल भी हो जाए ना, वो लिंक बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। तो इस पर अकाउंट बना लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस पे हम अकाउंट बना दें। किसका बना है? कि मेरा तो इस पे बना हुआ है। नया अकाउंट बनवाना है किसी को अपना अकाउंट? यस सर। बता दो ईमेल, AQID आसान वाली ईमेल बताना भाई। AQ@.30 ठीक है 3037 नहीं, ईमेल का नहीं बताना। आकिब सर के, आकिब के बस, आकिब के AQID आकिब के बस @gmail.com 3037 भी है ना? यस सर। अच्छा, और ये हम कर रहे हैं लॉगिन, तो लेकिन हमें करना था साइन अप। सर डॉट नहीं है सॉरी आकिब के बस। चलो सही, डॉट भी हमने हटा दिया और पासवर्ड हम इसमें अपनी मर्जी का रख देते हैं, फिर आप फॉरवर्ड कर लेना इसको भाई। चलो पासवर्ड ये बोल रहा है ज्यादा हो। ठीक है भाई, ईमेल आई होगी, इसको वो कर दो, वेरीफाई कर दो। तो देखिए, जब इस पर हम अकाउंट बना लेते हैं ना, तो फिर ये आपको दे देता है अनलिमिटेड जितने आप डिप्लॉय करना चाहें। अभी फिलहाल इतना ही सीखेंगे कि आपने डिप्लॉय किया और आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई। इसमें वरना बहुत कुछ है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। कर दिया? यस सर। चलो भाई, ईमेल वेरीफाई हो गया, हमने रीलोड किया। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से बोल रहा है कि आप करो लॉगिन। अच्छा, डॉट नहीं था ना? चलो अच्छा, सबको याद हो गया आपकी ईमेल। ईमेल आएगी आपको, हाय कैसे हो या सलाम। अच्छा भाई, अब हम हो गए इस पे, क्योंकि लॉगिन दोबारा से उसी लिंक पे आएंगे, नेटलिफाई ड्रॉप पे। ठीक है भाई, नेटलिफाई ड्रॉप पे आ गए। दोबारा अपना फोल्डर हमने ड्रैग किया, यहाँ पे लाके हमने इसको ड्रॉप किया। अपलोडिंग हो रही है, डिप्लॉय सक्सेस हो गया। ठीक है भाई, और देखें अभी हमें जो है ना, एक अभी हमसे कुछ डिटेल ले रहा है हमसे कि भाई आप क्यों यूज कर रहे हो, तो हम बोलेंगे भाई हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं इसको। अच्छा, अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम इसको बोलेंगे भाई पर्सनल वेबसाइट या वेब ऐप बना रहे हैं हम। सही है भाई, हम हैं फ्रीलांसर, टीम का नेम है हमारी SMIT। ठीक है भाई, डिप्लॉय योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, स्किप कर दिया। अच्छा, हमने अभी एक करा था, वो कहाँ चला गया हमारा? यहीं पर ही आ रहा होगा, ये आ गया भाई। देखें ये लिंक बन गया, मैं इस लिंक पे जाऊंगा, ये हमारी वेबसाइट आ गई। ठीक है, यही काम किया हमने। अभी होम पे गए, बैक आ गए। बैक क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने होम पे पाथ गलत दे दिया था। अच्छा, अब हम अबाउट पे जाते हैं, अबाउट पे आ गए, बैक आते हैं। अच्छा, अबाउट भी हटा दिया था हमने। चलो अच्छा, ये हमने थोड़ी एडिटिंग कर दी थी। अच्छा, अब दोबारा भी अपडेट हो जाता है ये, इसका जो नाम है URL में देखें अभी बड़ा मुश्किल सा नाम आ रहा है, ये भी चेंज हो जाता है। ये सारा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अब आप क्या करेंगे, ये वाला असाइनमेंट जो होगा ना आपका, जो अभी मैंने दिया है, तो जब आप गूगल क्लासरूम में वो सबमिट करेंगे तो हमें चाहिए होगा लिंक इसका, नेटलिफाई का। अब फोल्डर नहीं करिएगा, ना जिप फाइल अपलोड करिएगा, आप ये लिंक देंगे और अपलोड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आसानी होगी कि अभी हम लिंक पर क्लिक करेंगे और आपका जल्दी से चेक कर लेंगे। सही है भाई, नेक्स्ट क्लास से पहले करवाना है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। सही है भाई, कुछ बात करनी है आपको आज में?